पार्टिसिपेंट वाइज वो देखना पड़ता है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग खुद में कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये हो सकता है। राइट सर, ठीक है ना, मैं इनसे जो आपके That would be better, sir. जी नवीद साहब, इनसे मैं शेयर कर दूंगा, अब फिर आप लोगों से आगे फिर उसे वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज अबाउट प्रपोजल राइटिंग एंड I'll be sharing my screen now. I think the screen is visible. The presentation सबको नजर आ रही है? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Yes. अच्छा, अब इसमें जो मेन फोकस है, because proposal writing it has got different objectives, because majority of people, rather all the people in this forum today, they are from faculty. तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रपोजल राइटिंग के डिफरेंट तरह से हो सकते हैं. नॉर्मली व्हेन वी कंडक्ट the workshops on proposal writing, the main objective is with reference to this thing, that how to write an effective proposal. For example, for a PhD student, if you have to develop a proposal for PhD thesis, उसका क्या तरीका कार होता है. लेकिन proposal का सिर्फ एक यही objective नहीं है, there are other objectives as well, especially for faculty members. काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें सब लोग, बीच में जो है ना ये सब ओके. So for faculty members, I think a very important requirement for proposal is when there are different type of funding opportunities by your university or by any other funding agency. So you are supposed to submit a proposal there as well. This actually I'll be discussing one or two very good opportunities where they have invited proposals on different topics. You can submit a proposal and काफी ज्यादा फंडिंग उसमें अवेलेबल होती है. मतलब in most of the cases in millions जो है वो फंडिंग देते हैं अगर आपकी जो टॉपिक जिस पे वो काम करना चाह रहे हैं. Plus you can submit proposals in the similar pattern. One is where you need sort of grant जिसमें आपको मिलती है, जहाँ पे आप अपनी proposal submit करके आपको totally they give you a grant in collaboration with university. Definitely उसमें university को भी involve करना पड़ता है क्योंकि amount काफी ज्यादा होती है, जैसे HEC या और बहुत सी agencies की जो grants हैं. And another opportunity is that you can work with different international donor agencies for different type of projects as consultants. Usme bhi they also require you to submit a proposal. I have worked in a number of such projects with different international donor agencies as consultant, as principal investigator भी मैंने काम किया, लेकिन ज़्यादा जो मैंने इसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल खास तौर पे जो कुछ NGOs हैं उनके साथ काम किया, तो उसमें एज कंसल्टेंट था, जिसमें योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू डू रिसर्च. बाकी सारे जो उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट वो एजेंसी खुद ही करती है. ऑल द एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग, ऑफिसेस, एवरीथिंग दे अरेंज. यू सिंपली आर सपोज्ड टू वर्क एज अ कंसल्टेंट और उसमें फिर आप वो रिसर्च अपनी कंप्लीट करते हैं. तो ये फैकल्टी मेंबर्स के लिए प्रपोजल इस रेफरेंस से डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इसलिए आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल द टाइप्स ऑफ प्रपोजल. सो normally we talk about the proposal which is for a thesis. That also is important for faculty members, because when you are supervising someone, especially in PhD, so प्रपोजल कैसे गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो एक अच्छी प्रपोजल कैसे बनाए, उसके क्या कंटेंट्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैकल्टी मेंबर्स. बट प्लस वन एरिया इन विच आई फील the faculty members in different universities either they are reluctant or maybe they don't know कि जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं. और उसमें सबसे पहला जो हर्डल यही बनता है कि इसके लिए मैं प्रपोजल कैसे बनाऊं, बिकॉज वो पहली रिक्वायरमेंट आजकल भी जो HEC ने बहुत व्हाट वी से बड़ा एक प्रोजेक्ट लोकल चैलेंज फंड के नाम से 1 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, उसके लिए प्रपोजल्स जो है वो मांगी हुई हैं.
फैकल्टी मेंबर्स ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के, और जो ग्रांट नॉर्मल वो कह रहे हैं कि इट विल बी अराउंड 65 मिलियन रुपीस तक की ग्रांट है, और जो ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट इफ someone can justify, so for few projects they will be allowing 120 million rupees grant, यानी 6.5 करोड़ तक की तो नॉर्मल ग्रांट वो दे रहे हैं, और 12 करोड़ तक की भी बड़े प्रोजेक्ट 2 इयर्स के प्रोजेक्ट के लिए। सो अब दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ वो यूनिवर्सिटीज का उसमें है, बट आई थिंक नमल तो उसमें जरूर उसका नाम होगा। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए तो खैर किसी ऐसे बड़े सेटअप से बिलोंग करना जरूरी भी नहीं है, आपका तो खैर वैसे ही वो यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटीज में आती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी फैकल्टी मेंबर को अवेल करनी चाहिए, और डेफिनेटली फॉर दिस यू नीड टू बी अ गुड रिसर्चर कह लें, और यू मस्ट बी गुड इन रिसर्च। इफ यू कैन डेवलप एन इफेक्टिव प्रपोजल, उसके बाद प्रेजेंटेशन अगर होती है वहां आप जाके उसे डिफेंड कर लेते हैं, तो ये हर साल HEC का अगर आप कभी देखें मुख्तलिफ तरह की उनकी स्कीम्स हैं जिसमें वो डिमांड करते रहते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स प्रपोजल सबमिट करें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। मैंने अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स पे नॉट विद HEC एक इंटरनेशनल NGO के साथ किया था, तो बहुत ही उसमें लर्निंग भी बहुत होती है। आई ट्रेवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज, लोगों के इंटरव्यूज किए, डेटा कलेक्ट किया, फिर उस पर रिपोर्ट कंपाइल की जो बाहर फिर वो पब्लिश भी हुई। तो ये भी एक मेरा ख्याल है फॉर एवरी फैकल्टी मेंबर दिस इज again a very important responsibility as well, not only to teach but who are good in research to explore this area, to identify the opportunities, और इसमें भी वो जरूर काम करें। तो आज की प्रेजेंटेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव इन सारी चीजों को I'll try to, जो लिमिटेड सा टाइम है इसे कवर करने की, कि व्हाट एक्चुअली इज अ प्रपोजल और किस डोमेन में कैसे प्रपोजल बनानी चाहिए। इफ यू आर फोकसिंग ऑन स्टडी, मे बी जो लोग अभी खुद PhD की स्टेज पे हैं, जिन्होंने अभी करना है, वो अगर अपनी PhD की प्रपोजल बनाए तो उन्हें कैसे बनानी चाहिए। जो लोग PhD को या MS को सुपरवाइज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स प्रपोजल बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से गाइड किया जाए। और फिर अगर ग्रांट्स के लिए प्रपोजल कोई आपने अगर अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो इन्हें मैं ब्रीफली आई विल बी डिस्कसिंग। बाकी डिटेल में डेफिनेटली मैंने इसलिए अपना यहाँ ईमेल भी दे दिया है, बहुत से लोगों के पास नंबर भी है, तो बाद में अगर इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, या अगर आप कोई किसी एरिया में काम करना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। किसी वक्त भी आप मुझे ईमेल करके वी कैन डिस्कस के अगर आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे अभी जो HEC का लोकल चैलेंज फंड है, उससे उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, उसके साथ रिलेट किया है। दीज आर बेसिकली 17 डिफरेंट एरियाज जिसमें आप प्रपोजल बना के सबमिट कर सकते हैं, और उसमें कोई ऐसी फील्ड रहती नहीं है जिसमें आप अप्लाई ना कर सकें। आप में से जो लोग HR की डोमेन के हैं, उसमें जो उससे रिलेटेड बहुत से, मार्केटिंग की भी कुछ हैं, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के तो बहुत से SDGs हैं जिनके ऊपर दे वांट कि आप प्रपोजल सबमिट करें, और पाकिस्तान के इंडिजिनस इश्यूज को उसमें हाईलाइट करें, और उसमें फिर दे कैन स्पॉन्सर यू डिपेंडिंग ऑन योर प्रपोजल अप टू 65 मिलियन रुपीस। ओके, मूविंग अहेड, जो इसमें म्यूट योर माइक्स, इसमें मुझे खुद नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा। एक किसी पार्टिसिपेंट का ऑन है, चलो मैंने अब कर दिया। So what actually is a research proposal? I'll start with the definition. I hope आवाज भी आ रही है और प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है सबको, बस एक दफा कंफर्म कर दें। Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. Now what is a research proposal? It is basically a document written by a researcher that provides a detailed description of proposed study. It is like an outline of entire research process that gives a reader a summary of the information discussed in the project. So whatsoever you want to do in a research, either it is your thesis or it is for research grant,
that is basically a roadmap, a blueprint in which you tell that what I am going to do in this research. Number one, how the research will be conducted, what is your plan, how, for example, the data will be collected, what is the main area which you have identified in which you will be working, and ultimately, what will be the outcomes, in how much time it will be completed, because for any type of research, a very important thing is the timeline. Even if you are doing a thesis for PhD, you are supposed to give a timeline. And in any case, whatsoever type of study you are conducting, for a PhD thesis, the timeline should not exceed 24 months. ये ध्यान में रखें. That is the maximum which you can think of. Better approaches से उसे कम है, लेकिन इसी तरह when you are applying for any sort of grant or anything where you submit some sort of a letter of intent, so in that situation, I guess it is linked with whatsoever the agency which is providing you funding, वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे ये लोकल चैलेंज फंड में उन्होंने कहा हुआ है कि प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन 2 years. अभी मैंने GIC जर्मनी के साथ एक प्रोजेक्ट किया था. दे गिव मी टाइम ऑफ 6 months के 6 months में आपने ये कंप्लीट करना है. तो इट डिपेंड्स कि आपने वो कितने टाइम पीरियड में, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप अ कंप्लीट टाइमलाइन एज वेल. ओके, इन दिस टाइम विल बी राइटिंग, विल बी कलेक्टिंग डेटा, इतना टाइम में जो है वो इट विल बी एनालाइज्ड रिजल्ट्स, और इतने टाइम में रिपोर्ट कंपाइल करके वो हम सबमिट कर देंगे. तो ये उस पूरा एक लेट्स से इफ इट इज 2 years, तो 2 years का एक प्लान जो है वो प्रपोजल के अंदर होता है कि मैंने क्या करना है इसमें. और इसकी एक्सेप्टेंस का सारा लिंक इसी के साथ होता है कि आप कितना कन्विंसिंगली उसे लिखते हैं, कितना आप जो उसका बेसिक डॉक्यूमेंट है इंट्रोडक्शन में आप कितनी अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं. देन इन मेथोडोलॉजी पार्ट, हाउ यू गिव अ डिटेल ऑफ एवरीथिंग, दैट हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड, इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई यूज हो रहे हैं, कोई इंटरव्यूज हो रहे हैं, कोई प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है, कोई इंटरवेंशन करनी है. सो everything you have to give in detail with the timeline. इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि बस ये इस तरह से होगा, हर चीज को आपने लिंक करना होता है और अल्टीमेटली इस टाइम के साथ उसे हमने सबमिट करना है. सो it is a conceptual structure within which research is conducted. It constitutes the blueprint for the collection, measurement, and analysis of data. As such, the proposal includes an outline of what the researcher will do from writing the hypothesis and its operational implication to final analysis of data. So this is what I discussed. That is the objective of proposal. What I intend to do, what is the plan I have got, how I'll be moving in next 6 months, 1 year or 2 years, in what are the deliverables. Deliverables का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं दे वांट के आपका जैसे भी कोई उसमें आप कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन दें. बाज़ दफ़ा दे रिक्वायर कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट दें. तो मैं अपनी प्रपोजल में डिलीवर्स भी बताने होते हैं कि क्या चीजें इसके एंड में मैं आपको दूंगा, क्या कोई वो रिपोर्ट होगी, कोई बुक होगी, और किस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इससे रिलेटेड और कोई चीज आप साथ बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी हमने कंप्लीट इसमें डिफाइन करने होते हैं. Moving ahead, what are the key points for a research proposal? Very important. This is a sort of checklist which normally when we are reviewing, क्योंकि बहुत सी especially HEC के, क्योंकि मैं reviewing panel में भी हूँ, तो बहुत से उनके खासतौर पे जब लोग कहीं पे PhD वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और स्पेशली फॉर फंडिंग अप्लाई करते हैं, तो बहुत से प्रपोजल्स के रिव्यू भी हम करते हैं. तो ये जनरल एक आप ये कह लें कि वो चीजें हैं जो जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो रिव्यूअर किन किन चीजों को देख रहा होता है ताकि इनमें से कोई भी चीज मिस ना हो. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चेक लिस्ट एज वेल के प्रपोजल में दिस इज समथिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग कि ये प्रपोजल में सब कुछ हर चीज हर हाल में you have to explain. Number one, what is the study about? First thing is that why you are conducting this study. So you must be clear, or you must clearly explain that okay, I am conducting this study to I am focusing on this problem,
maybe this issue in Pakistan, like in United Nations Sustainable Development Goals, one of them is no poverty. So my focus is that which steps can be taken to reduce poverty in Pakistan. So I'll be conducting research in these areas, and I'll be giving a sort of a strategy or a roadmap to government or decision makers how to sort of reduce poverty in Pakistan. So for economists or people in the economics, this is a very one of the promising area as well. 2019 में if you have seen the Nobel Prize for Economics जो दो लोगों को मिला है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के थे और उन्होंने सारी अपनी रिसर्च जो है वो इसी डोमेन के अंदर की है यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये बताया कि इंडिया में अफ्रीका के बहुत सी जगहों पे कि उन स्टेप्स के थ्रू पॉवर्टी को जो है वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा ये काइंडली ये किसी ने प्रेजेंटेशन पे ये नोटेशन करने की कोशिश की है। आई होप के सारे लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये काम यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, बट स्टिल मैंने डिसेबल कर दी है। So next thing is why these studies being made, what is all about why studies being made. So it can be as a result of some call by someone, or it can be your PhD proposal. So why you're conducting this study for your PhD or whatsoever reason is there. And where will this study be carried out? A very important question, I think it should be answered, that study conduct kahan pe hogi, mainly for example जो उसका context है वो बताना बहुत जरूरी होता है. So it will be like in this area, this province, this city, whole country. So from where you'll be collecting data, and what type of data is required for this study. So that is again a very important thing, because whatsoever you suggest or give in your proposal, that you have to sort of practically do as well. So data किस तरह का required है? So you must be clear about the types of data, either it will be primary or secondary, or even if it is primary data, which type of data you will be collecting. It will be a survey, it will be some sort of interview, some observation method, or unobtrusive measure आप use करेंगे. और इसी तरह क्वालिटेटिव अगर आप डेटा ले रहे हैं तो इंटरव्यू आप कर रहे हैं, या फोकस ग्रुप स्टडी हो सकती है, या एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट कर रहे होंगे. सो व्हाटसोएवर type of data that needs to be explained here. And where can be the required data found? Again, a very important question which probably we ignore while developing proposals. That data practically हमें मिलेगा कहाँ से, उसका source क्या है, किस जगह से हमें वो data मिल सकता है. So whether it is available with some people, so we can conduct some interview to collect it, या ये हम कोई क्वेश्चनर से कर सकते हैं, या कहीं पे ये सेकेंडरी फॉर्म में अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल इन सम रिपोर्ट्स और मे बी ऑन वेब. सो very important thing is where the data is available, and how it will be collected as well, because now with the advancement of knowledge in the field of the data sciences and the big data, अब तो ये domain इतना बड़ा हो गया है कि which you cannot even think of. Especially जो अगर आप लोगों को कुछ idea है, because normally जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में अभी तक हम वही ट्रेडिशनल मॉड्स के ऊपर चल रहे हैं, और स्पेशली जो बिजनेस के डोमेन में तो जो स्टडी से जो कर रहे हैं, we are comfortable using the traditional mod. चलें जी SPSS में डेटा एनालिसिस हो गया और कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर दिया. नाउ जो डेटा का पोटेंशियल है और जितने मैसिव डेटा कलेक्ट हो सकता है डिफरेंट टेक्निक से, वो तो यहाँ पे बहुत कम लोगों को उसका आइडिया है. स्पेशली जो नए अब जो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, यू हैव हर्ड अबाउट द लैंग्वेज पाइथन को यूज करके बिग डेटा का जो एनालिसिस है, तो आप वेब के ऊपर उसे यूज करते हुए आप किसी भी चीज का डेटा मतलब आपने उसे एक कमांड एक सॉर्ट ऑफ
नॉट अ कमांड, अगर उसको प्रोग्राम लिख के उसे कोड एक देना होता है, तो इट विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द वेब अवेलेबल ऑन दैट एरिया, ऑन दैट टॉपिक, और वो चाहे मिलियंस में एंट्रीज हैं या जितना भी कुछ अवेलेबल है वो सारा कुछ उठा के आपको वो एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो ये भी एक फॉर रिसर्चर स्पेशली who want to sort of वर्क इन दिस एरिया, रिसर्च में आगे अपना एज अ करियर से लेके चलना चाहते हैं, तो उन वेन्यूज को जरूर अब देखना चाहिए, बिकॉज इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है और जो प्रपोजल्स बहुत से लोग बना रहे हैं उसमें अब दैट सीम्स टू बी समथिंग नॉर्मल, कि अब उस लेवल पे वो दे वांट कि अच्छा पाकिस्तान का अपने डेटा, तो ये सारा डेटा हमें दें, नॉर्मली वो कलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो वो सारा डेटा जो वेब पे अवेलेबल है वो सारा एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सट्रैक्ट होके अल्टीमेटली इट कैन बी रिपोर्टेड। दैट आई होप आपकी यूनिवर्सिटी में भी आई होप के इस पे जरूर कुछ काम हो रहा होगा बिग डेटा के हवाले से और डेटा साइंसेस के हवाले से। तो दैट इज नॉट ओनली, नॉर्मली वी थिंक इट इज फॉर कंप्यूटर साइंसेस, it is equally relevant to all other departments, especially the business department. There are different fields, if you have heard about financial analytics or HR analytics, so that is linked with the big data and how that data in your particular domain, how it can be used. Sciences में तो वो बहुत ज़्यादा already use हो रहा है लेकिन इस डोमेन में भी उसका बहुत अच्छा इस वक्त इस्तेमाल हो भी रहा है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड डेटा कैन बी फाउंड, इट्स आल्सो अबाउट दिस थिंग दैट हाउ दिस डेटा इट विल बी कलेक्टेड, उसका तरीकाकार क्या होगा और उसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। देन कुछ लोग चैट कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सी प्रेजेंटेशन हो जाए फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। What will be the sample design? Definitely research design and sample design. What will be the technique for sampling? You have to explain it, and what techniques of data collection will be used. I've just discussed it. How the data will be collected. So you have to specify the technique, and then very important thing is how the data it will be analyzed. Which statistical techniques you'll be using, and ultimately we normally when we talk about analysis we only think it is about the software. Before software the first important thing is statistical technique. कौन सी टेक्निक आप जो है वो यूज कर रहे हैं और उसका किस तरह से आप उसे अल्टीमेटली अप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर की बात होती है, जैसे SPSS है, MOS है, लिजरल है, eViews है, R है, और पाइथन को आप यूज कर रहे हैं या HLM यूज कर रहे हैं या M+ यूज कर रहे हैं, वो these are basically the helping tools, but even if you are using let's say R, तो R के पीछे बैकग्राउंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन सा हो रहा है, और फिर फाइनली रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आई हैव कंडक्टेड 2 or 3 वर्कशॉप्स ओनली दिस लास्ट एरिया कुछ यूनिवर्सिटीज में जो दे वर कंसर्न के रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, बिकॉज यू कैन डू अ वेरी गुड और इम्पोर्टेंट स्टडी और बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू उसमें हो सकता है, बड़ा कुछ अब इम्पोर्टेंट फाइंडिंग उसमें हो सकती हैं, बट इफ इट इज नॉट रिपोर्टेड इन अ प्रॉपर वे everything that becomes useless. Like we write a research paper और उसमें हम बहुत अच्छी अगर फाइंडिंग आ भी जाए, अगर हम उसे ठीक तरह से लिख ना सकें तो पब्लिश नहीं हो सकता। सेम goes with your proposal and in most of the proposals when we are submitting it, क्योंकि जो आगे लोग हैं especially if you are submitting it for any type of international grant or agency, तो फिर तो वो इवन इन पाकिस्तान तब भी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट और उसे आप कैसे यूज करेंगे इसके ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये राइटअप जो है या एकेडमिक राइटिंग दैट आल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज द एरिया in which I feel कि सबसे ज्यादा हमारे लोग लैग करते हैं। आफ्टर सुपरवाइजिंग तकरीबन इतने ज्यादा थीसिस 15 PhD कराने के बाद भी जिस एरिया में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जाके स्टक हो जाते हैं, उन्हें लिखना उस तरह से नहीं आता, they cannot present their ideas in a proper way. So इसके लिए भी there are
different methods. You will find books even written on this area कि academic writing कैसे की जाती है, और उसके लिए definitely you need practice. तो उसके बाद ही फिर I think ये ज़्यादा effectively हो सकता है. After these key points, the next thing is the types which I've already briefly discussed. The most common type of proposals are the thesis proposals. Yes, another type is when we are supposed to submit a proposal for the admission in a university. So आप में से भी जो लोग अभी PhD करने का जिनका इरादा है पाकिस्तान से बाहर, so in that situation for every university उनकी एक जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है कि आप एक प्रपोजल उसके साथ सबमिट करें. So admission mainly depends on this proposal. I think a key consideration, and this is the area in which I've been working for many years, and to some extent इसमें इतनी expertise develop हो गई है कि इस वक्त मेरा ख्याल है more than 40+ students जो मेरे इस वक्त बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में, they are doing PhD, and the main deciding factor was this proposal. But definitely सिर्फ proposal से नहीं, they worked with me. कुछ लोगों ने publish भी किया, उन्हें कुछ research में भी clarity थी, और फिर एक खास process, एक तरीका होता है proposal develop करने का, topic selection का. तो PhD के admission में तो this is the key point, how you develop your proposal and submit to university. उस बेसिस पे मतलब की कंसिडरेशन उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये भी एक कैरियर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है. जो लोग वर इंटरेस्टेड इन डूइंग PhD अब्रॉड, तो वो प्रपोजल कैसे बनाए. थीसिस प्रपोजल टाइप ही वो होती है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे आप ये कह लें कि टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप अगर लेके चलते हैं तो फिर आपके चांसेस एक्सेप्टेंस के बहुत ज्यादा होंगे. देन solicited proposals or call for proposals. This is something you often see from HEC, from international donor agencies. बस newspaper में भी आता है call for proposal, like specific topic दिया हुआ है और उसमें they want you to submit a proposal. Then notice of intent is something in which you submit your proposal based on your area of interest, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इस एरिया में काम कर रही है, आप खुद एक ने बताते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू फॉर यू, ये मेरा एक प्लान है. तो इसमें अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो आई कैन कंडक्ट दिस स्टडी फॉर यू. जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा किसी एरिया में काम कर रहा है, कोई इंटरनेशनल कोई एजेंसी है वो इस डोमेन या उस एरिया के अंदर अगर वो काम कर रही है, तो उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो ये खुद आप उन्हें इस पे फिर दे कैन कॉन्टेक्ट यू अगर उन्हें वो एरिया इंटरेस्टिंग लगता है कि इसमें हमारी हेल्प करें. ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हो सकता है. तो ये नॉर्मली 2-3 टाइप की प्रपोजल हैं जिनके लिए हम वर्क करते हैं. इस पे थोड़ी सी मैंने बात कर ली है. क्या इसका बेसिक क्राइटेरिया है कि प्रपोजल में होना क्या चाहिए. क्लैरिटी होनी चाहिए, यस. कंप्लीटनेस, कोई एम्बिग्विटी ना हो, कंसिस्टेंसी हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. Complete information should be there. Write-up should be sort of complete and comprehensive. और style जो आप follow करें वो कोई standard हो. Normally when we submit proposal, so they tell you कि which type of style you can follow. Some go for international standards like APA और MLA और कुछ इस तरह की चीजों को भी follow करते हैं. तो ये उसकी एक basic requirement है. अच्छा, अब I'll be moving to the main content. This was the basic introduction. अब थोड़ी सी discussion हम करते हैं कि proposal कब आपकी valuable होती है और किस वक्त you can say कि when you submit a proposal, so the people who are reviewing it, they will accept it for any type of domain. It's not necessary कि कोई खास किसी में किस्म की बात कर रहा हूँ. Although ये जो discussion है, that is more linked with a sort of academic proposal. Academic का मतलब ये है कि जो हम universities वगैरह के लिए हम thesis या उसके लिए कर रहे होते हैं,
बट स्टिल इसमें जो important consideration, it's not only for proposal, even for doing research. I think very important question is के उसमें क्या ऐसा content हो कि it becomes acceptable or it becomes valuable. So this is a diagram normally used in sciences, but I think equally applicable in business studies, management science, or any other domain. And I hope or I think जो भी participants हैं, majority of them are from management science domain और other domain के भी लोग बैठे हुए हैं. कोई Yes sir, languages से भी हैं. From languages से भी. अच्छा, language, psychology, religious studies also sir. अच्छा अच्छा अच्छा, उर्दू जुबान मदद से भी ताल्लुक वाले बैठे हैं. सही सही सही, ठीक है जी. अच्छा हो गया क्योंकि अदरवाइज मैं सिर्फ फोकस बिजनेस की तरफ ही कर रहा था. ओके, नाउ ये जो आपको एक नजर आ रही है यहाँ पे जो एक 4 quadrants जिसे हम कहते हैं, 4 quadrants of research. So these quadrants are basically क्या हम कहेंगे, इसमें उन्होंने इनको डिवाइड किया हुआ है. ओके, लोग गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड लैंग्वेजेस. ओके, तो 4 जो बड़े साइंटिस्ट आप कह लें, एडिसन वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज इनोवेटर रादर, तो उनके नाम पे रखे गए हैं. और 1 quadrant इज ब्लैंक. सो अब रिसर्च को वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, और अल्टीमेटली उसे किस फॉर्म में वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा. तो उसमें अगर हम we start with if you can see this पिक्चर, तो इसमें आपको नजर आ होगा हाई लो, लो एंड हाई. तो एक क्वाड्रेंट जो है वो अगर लेफ्ट साइड पे, इफ वी स्टार्ट विद बोर्स क्वाड्रेंट, सो आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट बोर, नील बोर, जिसने जो एक फर्स्ट टाइम एटम का जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, बट दैट वाज प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. So consideration for use and quest for fundamental understanding. So इसमें जो high side पे अगर आपको देखें नजर आ रहा है fundamental understanding के लिए, although use उसका इतना ज्यादा नहीं है उस साइड पे, वो अगर हम देखें तो वो Bohr's quadrant है. So your study, if it is only making something थ्योरेटिकल उसका कंट्रीब्यूशन आपको वो नजर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको यू फील के मे बी फॉर द टाइम बिंग इतना ज्यादा यूज इसका नहीं होगा, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज. नील बोर ने जो अपना एटम का जो मॉडल प्रेजेंट किया था, एट दैट टाइम इट वाज प्योरली थ्योरेटिकल. उसने अपना जो इंटेलेक्ट था, अपना एक विजन था, उससे उसने इमेजिन किया किस तरह का एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाद में फिर प्रूव हुआ. लेकिन एट दैट टाइम दैट वाज प्योरली समथिंग थ्योरेटिकल. So if your knowledge is purely theoretical, so for understanding it's very important, but maybe for consideration of use itna important nahi hai, so then your study falls in Bohr's quadrant. That is also a very important type of study, but in that domain you are only contributing theoretically. आप theoretically एक चीज को प्रेजेंट करते हैं कि ये एक आइडिया, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे वर्क कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन इस वक्त उसकी सिग्निफिकेंस एक थ्योरी के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ज्यादा. जैसे आइंस्टाइन ने 1914 में ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया और 2014 में 100 साल बाद वो एस्टेब्लिश हुआ कि वाकई वो एग्जिस्ट करती हैं. लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए फील्ड में रिसर्च करने के लिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले कोई उसके बारे में कॉन्सेप्ट दे. सो इस टाइप की रिसर्च इज वैल्यूएबल. मतलब आप अपनी रिसर्च को ना जब भी आप कंडक्ट करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी टू प्लेस योर, ट्राई टू प्लेस योर रिसर्च के अच्छा मैं इसमें से कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, फिर उससे हम आगे मूव कर सकते हैं. तो दिस शुड बी
starting point for any type of research activity. It's not only about proposal writing में तो definitely even you are if you're doing some research, कोई study आप conduct कर रहे हैं, कोई paper आप लिख रहे हैं, even then it is equally important. Second is pastures quadrant. Pastures जो है इसका नाम भी definitely आपने सुना होगा, वैक्सीन का concept और उसका जो development है. अगर हम इससे अब देखें ये इस रेफरेंस से कंसिडरेशन फॉर यूज में भी ये हाई पे आ रहा है और क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दोनों में ये क्वाड्रेंट हाई साइड पे आ रहा है. सो दिस इज द बेस्ट क्वाड्रेंट. नाउ व्हाई this is the most important quadrant because this not only develops the theory side but also उसका practical use भी. पास्चर ने यही किया था, उसने सिर्फ ये थ्योरी नहीं दी थी कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट डेवलप भी उसे नहीं किया कि वैक्सीन क्या है. कोई भी डिजीज है उसके अगर आप वीकर जो उसके जो भी कोई है वायरस या जो भी बैक्टीरिया जिसे भी हम जो भी कहें वो उसे आप बॉडी के अंदर आप लेके जाएं और उससे इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो डिजीज नहीं होगी. ये कॉन्सेप्ट भी इसने डेवलप किया और फिर टेस्ट भी खुद किया. पहले एक्सपेरिमेंट्स भी इसने खुद ही कंडक्ट किया. सो दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज प्योरली थ्योरेटिकल जिसमें कोई 100 साल बाद काम होना था. उसने उसी वक्त बताया कि जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसका एक प्रैक्टिकल यूज भी है. तो ये बेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च होती है कि जिसकी थ्योरी भी डेवलप हो और उसकी एप्लीकेशन भी साथ ही डेवलप हो जाए. आपको नजर आ रहा हो प्रैक्टिकल, इसे हम कहते हैं पास्चर्स क्वाड्रेंट. तो अगर आपकी स्टडी ऐसी है जो आप समझते हैं कि थ्योरेटिकली भी आप एक कॉन्सेप्ट एक दे रहे हैं, कोई चीज काम करना चाह रहे हैं और प्रैक्टिकली उसका यूज भी हो रहा है, तो पास्चर्स क्वाड्रेंट में आता है. Then the third one is on the name of Edison. This is applied research. Edison ने आई थिंक दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इन्वेंशंस, टेस्ला को भी लोग कहते हैं लेकिन इसके भी जो इन्वेंशंस में इसका कोई आज तक दुनिया में इसके पैरेलल कोई नहीं जा सका. हम तो सिर्फ इसे बल्ब के रेफरेंस से जाते हैं. हंड्रेड्स में इसकी इन्वेंशंस हैं. हर चीज इतना इनोवेटिव था कि जो भी चीज ये सोचता था कि मैंने बनानी है अल्टीमेटली उसे बना के, और इसने रिसर्च को फॉर द सेक ऑफ अर्निंग यूज किया क्योंकि बहुत वो चीजें बना के इसने मार्केट की अपने टाइम में. स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इन्वेंशंस. बट हिज मेन कंसिडरेशन वाज ओनली एप्लीकेशन. इसे नहीं पता था कि उसके पीछे थ्योरी कौन सी चल रही है, उसके पीछे फॉर्मूलाज क्या है क्या. नो, वो कहता बस ये चीज मैंने बना दी है, ये इस तरह से वर्क कर रही है. So if your research is something which can practically contribute to problem को resolve कर सके, लेकिन उसके बैक एंड पे कोई इतनी theoretical clarity ना, ऑल तो academic research में इतना acceptable शायद नहीं होगा, but still that is something valuable और बहुत से लोग दुनिया में ऐसे काम कर भी रहे हैं. तो ये applied research, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लो पे है लेकिन यूज हायर साइड पे है, फिर भी इस्तेमाल उसका. एक क्वाड्रेंट ब्लैंक है जिसमें दोनों चीजें लो हैं, एंड दिस इज द क्वाड्रेंट जिसमें अक्सर अगर आप ऑनेस्टली अपनी रिसर्च देखेंगे तो वो यहाँ पे फॉल कर रही होती है. बस कोशिश ही करनी है कि रिसर्च इस क्वाड्रेंट में ना आए जिसकी ना कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और ना जिसकी कोई फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थ्योरी वाली साइड पे आप काम कर रहे हैं. ये वो कंसिडरेशन है जब आप एक जर्नल में पेपर सबमिट करते हैं पब्लिश करने के लिए. जब आप शायद पाकिस्तान में तो इतना लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, कोई इतना अनलेस कि आप रिसर्च में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे. लेकिन दिस इज समथिंग, अ पिक्चर जो हर रिव्यूअर अपने सामने रखता है. सो मेरे पास जिस वक्त कोई किसी क्योंकि मैं काफी जो जर्नल्स हैं इंटरनेशनल में रिव्यूअर भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो कोई स्टडी आती है या किसी यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी का थीसिस आता है या कोई ग्रांट के लिए प्रपोजल रिव्यू के लिए आती है, तो सबसे पहला काम मैं एक अपने कंसेप्चुअल एक बना के एक तस्वीर मैं कोशिश करता हूं कि ये स्टडी इनमें से किस क्वाड्रेंट में मैं प्लेस करूं. और अनफॉर्चुनेटली 90% से ज्यादा स्टडीज जो है ना, ये जो लास्ट क्वाड्रेंट है इसमें फॉल कर रही होती है. Because no theoretical और fundamental understanding, उस साइड पे भी कोई चीज नजर नहीं आती और ना उसका कोई practical use नजर आता है.
So that research, although आप उसमें कितनी भी एफर्ट कर रहे हो, कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो पेपर इसीलिए अक्सर लोग जो रिसर्च में अगर जर्नल्स में पेपर इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी जर्नल्स, इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स, top ranking or index journals, quality journals, whenever you submit your study in those articles, in majority of cases when it is rejected at the desk by editor, if that person is returning your study, one of the reason is that they think that your study it falls in this quadrant. इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलना वो इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू नीड टू नो द आर्ट कि कैसे रिसर्च करनी है और किस तरह से इन तीनों क्वाड्रेंट्स में से मैं किसी एक में अपनी रिसर्च को लेके जाऊं, so ultimately it is accepted. So same goes with your research proposal. If you are submitting it for your PhD thesis, try to place it in these quadrants. कहाँ पे ये place, और इसमें I think a very important role is of your supervisor as well. Because being a student, जो लोग काम कर रहे हैं अगर अभी, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. सुपरवाइजर को अगर प्रोवाइडेड के सुपरवाइजर को भी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे भी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट स्टिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी के ये स्टडी कहाँ पे में प्लेस हो सकती है. और इसी तरह अगर आप इसे पीएचडी एडमिशन के लिए यूज कर रहे हैं तब भी यही होगा. सिमिलरली अगर आप इसे किसी रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी डेफिनेटली फॉर रिसर्च ग्रांट्स दे आर नॉट कंसर्न्ड बहुत ज्यादा अबाउट द थ्योरी साइड. ये ध्यान में रख लें. एकेडमिक जो आपकी प्रपोजल्स हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में थीसिस के लिए सबमिट करनी है, उसमें डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज थ्योरी. जो आपने चाहे पीएचडी एमएस का थीसिस है या पीएचडी में एडमिशन के लिए, वहां पे दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साइड. बट फॉर रिसर्च ग्रांट्स, लेट्स से आप कोई आजकल WHO वाले बहुत सी स्टडीज करा रहे हैं या और कोई ऑर्गेनाइजेशन HEC कोई करा रही है, तो वो इतना कंसर्न नहीं होंगे बहुत ज्यादा कि थ्योरी में क्या हो रहा है. देयर मेन कंसिडरेशन विल बी के प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं. तो फिर आई थिंक ये थर्ड क्वाड्रेंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है, जिसमें आप उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. बट इन एनी केस, whenever you are trying to do research, the starting point should be कि इस क्वाड्रेंट में मैंने नहीं आना, अब इसके बाद देखना है कि where I should go. I think for academic research, for PhD research, for thesis or PhD admission, this is the best quadrant, which is fastest quadrant, because only theory, unless you are not presenting something जिसे हम कहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू आप नहीं कर रहे, बड़ा ही कोई नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो थोड़ा सा इनिशियली इट इज डिफिकल्ट. So this is the quadrant on which you should focus. And if you are developing a proposal for grant or something like that, and then I think you should be focusing on this quadrant. What is the application? If they are saying that a sustainable development goal is reduction of poverty, so what you are suggesting, practical ways you are suggesting जिससे poverty कम हो सकती है. तो उसके लिए I would again suggest कि जो एस्टर डफ्लो और बैनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी MIT के जो प्रोफेसर जिन्हें लास्ट ईयर नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का, उनकी आप स्टडीज देखें. देयर आर phenomenal studies how they conducted those studies, और उन एरियाज में वो कंडक्ट करके कैसे पावर्टी उन्होंने बताया कि अगर ये टेक्निक पुअर कंट्रीज दुनिया के यूज करें तो पावर्टी कैसे खत्म की जा सकती. उसमें टोटली एप्लीकेशन साइड है उसकी कि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कैसे हो सकता है. तो एप्लीकेशन में यू कैन यूज एनी टेक्निक. So this, Bharal, I think is the most important thing for research. ये जो पिक्चर है, जो लोग रिसर्च में सीरियस हैं, इसे हमेशा अपने पास वेब पे आप सर्च करें, इजीली मिल भी जाएगी. ये बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में. I have seen whenever I present, majority of people they don't know about this thing. That normally should be taught in probably in the first course of research methods. जब आप रिसर्च पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि रिसर्च करनी क्यों है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. Okay जी, moving ahead, from where I should start, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, टाइम की भी
कंस्ट्रेंट्स हैं. द फर्स्ट थिंग इज द टॉपिक सिलेक्शन. यहाँ पे अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसमें ज्यादा फोकस इन स्लाइड्स का that is towards the academic proposal writing, which is for PhD thesis or maybe admission in PhD. So even the participants who have completed their PhD, it is important for them as well. When you are supervising a thesis, तो उस वक्त मेरा ख्याल है जो मुझे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से आता है वो यही होता है कि सर किस टॉपिक पे काम करें. मतलब although students should come with the idea that this is my topic, the first question they ask from supervisor is कि किस टॉपिक पे काम करें. तो टॉपिक की कुछ requirements हैं बहुत important, and this I have taken from Academy of Management Journal. ये जो कुछ पे लिखा हुआ है इसमें से मैंने खुद कम में लिखा है. ज़्यादातर मुख्तलिफ जो जर्नल्स में जो इस पे पेपर पब्लिश होते हैं या बुक्स इस पे अवेलेबल हैं. I've got very good books on proposal writing as well. Those I can also share with the participants. जो मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है बुक्स की. लाइब्रेरी आजकल वो आपको कमरे में फिजिकल फॉर्म में कम नजर आएगी, सॉफ्ट कॉपीज की फॉर्म में. एंड all those books, big number is on research and all these domains, proposal writing and theory development and all these areas. So I can share those books as well with the participants, which is specifically about proposal writing, and there are hundreds of articles as well जिसमें बड़ी अच्छी आपको गाइडेंस दी हुई है कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं. तो for a thesis I think or for PhD admission the most important thing is the topic, how you select it. So Academy of Management Journal suggests that if you look at the second paragraph, Ahuja and Lambert suggested that 3 pathologies must overcome to create novel breakthroughs. The tendency to favor the familiar over the unfamiliar, the tendency to prefer the mature to the nascent, and the tendency to prefer solutions that are near to existing approaches rather than completely new. ये 3 चीजें इस स्टडी में Academy of Management Journal में वो सजेस्ट करते हैं कि टॉपिक सिलेक्ट करते हुए these tendencies can be termed as familiarity trap, maturity trap and nearness trap. इन 3 ट्रैप से अगर आप बच जाएं तो आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली नॉवल हो जाएगा. नॉवेल्टी क्योंकि टॉपिक की नॉर्मली रिसर्च में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो दे सजेस्ट these are 3 ट्रैप्स. तो इन ट्रैप से अगर आप बच जाएं तो फिर आपकी रिसर्च ऑटोमेटिकली. नंबर 1, familiar over unfamiliar. Most of the people when they do research they try to work on topics which are familiar. बस जो जानने पहचाने पॉपुलर टॉपिक है. HR क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डोमेन है, हर बंदा जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, कुछ ऐसे HR प्रैक्टिसेस आर द टॉपिक्स. Every person is doing research on this topic in Pakistan, students especially. जो बंदा लेके आएगा वो मॉडल, this is the topic. सैलरी का सेटिस्फेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, कमिटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, and this and that. This is the mediator, moderator. These all are familiar topics. Why? Because research on job satisfaction started way back in 1940s, organizational commitment in 1970s, OB in 1980s, transformational leadership in 1980s. कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे काम होते हुए 40 साल 50 साल नहीं हो चुके. So either you develop something entirely new, otherwise इन 40 सालों में हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया में रिसर्चर्स ने कोई ऐसा एरिया अनएक्सप्लोर्ड इसमें छोड़ा होगा. तो फैमिलियरिटी ट्रैप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप वेल नोन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं तो उसमें नॉवेल्टी लाना, ये नहीं मैं कहता कि नहीं, आज भी जॉब सेटिस्फेक्शन पे अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में पेपर पब्लिश हो रहे हैं, बट देन यू मस्ट हैव क्लैरिटी अप टू दैट एक्सटेंट और अप टू दैट लेवल कि आप उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नई चीज में डेवलप कर सकें. इस तरह बाकी डोमेन्स के जो लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी डोमेन में, आप देखेंगे जो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं उन पे रिसर्च से नॉवेल्टी नहीं आती. इवन द रिव्यूअर जैसे ही उसके पास पेपर जाएगा या थीसिस जाएगा, दैट पर्सन विल सी ओके नो ये तो टॉपिक जो है ना इतना अरसे से काम हो रहा है, व्हाट इज द न्यू इन दिस थिंग. सेकंड वन इज मैच्योरिटी ट्रैप.
the tendency to prefer the mature to the nascent. Some topics they are sort of they are obsolete, वो mature हो गए हैं. Familiar और चीज है, mature और चीज है. Maturity का मतलब ये होता है कि अब उन टॉपिक्स में फर्दर काम करने का कोई इतना रूम ही नहीं रह गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म ही हो गया टॉपिक. अब उसके ऊपर फर्दर हमें जो हम वो एक कर्व बनाते हैं ना, ग्रोथ और फिर उसके बाद डिक्लाइन, वो अब डिक्लाइनिंग फेज में है. वो एरियाज जो टेक्नोलॉजी आई कोई खास उसके उस दौरान पॉपुलर हुए, जैसे आजकल अगर हम देखें इन दिस लॉकडाउन, कोविड जो है, कोविड-19, दिस इज समथिंग जिस पे हर बंदा काम कर रहा है. इस वक्त वो ऊपर उसका ग्राफ जा रहा है, बट दिस इज नॉट समथिंग जो हमेशा रहेगा. मे बी इन अ ईयर और टू एकदम से वो डिक्लाइन आना है. मेच्योर हो गया, फिर उस टॉपिक की तरफ आप जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी. सो ट्राई टू एक्सप्लेन, सर्च आउट फॉर नेसेंट टॉपिक्स. इस वक्त तो चीजें नई नई आइडेंटिफाई हो रही हैं जो बिल्कुल फॉर दैट पर्पस आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू develop a habit of reading the articles of your domain, latest publications, whatsoever is being published. उसमें उसे जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उनका तो एक हैबिट कह लें या हॉबी होती है कि अच्छा अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू का नया वॉल्यूम इस वक्त आया है, जर्नल ऑफ ओबी का इस वक्त आया है, उसमें कौन से पेपर्स आए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं देखे, इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए. Whatsoever you see as nascent, it's difficult to do research on that thing, but that is novel. नई चीजों को एक्सप्लोर करके उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें. एंड डेफिनेटली नियरनेस ट्रैप इज it is about basically approaches which are used for solution of some problem. So the problems for which solutions already exist, or they are almost near to completion. ठीक है ना. अब जैसे आजकल कोविड की बात हो रही है, इस वक्त उसकी वैक्सीन बनाना, उसकी रिसर्च करना वो वैल्यूएबल है. लेकिन एक चीज जब डेवलप होगी उसके बाद उसको दोबारा से देखना या वो रिसर्च पर इतनी वैल्यूएबल नहीं होती. जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या जिसकी अप्रोच या मेथड या सोल्यूशन कोई किसी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा दिया हुआ है, unless you don't challenge it, तो उन अप्रोचेस के ऊपर अगर आप कोई काम करेंगे तो that won't be considered valuable. ये तीन बहुत important point है for publication, for development of a proposal, for a thesis, and I think equally important when you're submitting a proposal abroad, because जिस उसका तरीका ये होता है कि when you submit a proposal, तो जो जिसका area of interest होता है उस यूनिवर्सिटी में, अगर उस डोमेन का कोई प्रोफेसर है तो उसे वो भिजवा दिया जाता है कि आप इसे देखें कि क्या डू यू थिंक दिस इज समथिंग नॉवल, और इसमें आप अल्टीमेटली स्टूडेंट को सुपरवाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो वो फिर उसमें क्लियरली देख लेते हैं कि दिस इज समथिंग, क्योंकि उस डोमेन में जो बंदा काम कर रहा है आफ्टर पब्लिशिंग हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स एंड रिव्यूइंग आर्टिकल्स और बहुत से थीसिस सुपरवाइज करने के बाद, तो उन्हें तो खुद एकदम से टॉपिक देख के, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी लाइन पढ़ के अंदाजा हो जाता है, नाउ दिस इज समथिंग which is not valuable. ये बहुत ही familiar और mature topic है, और इसके ऊपर we should not allow further work or research, इतना उससे valuable नहीं होगा. उस reference से I think इसे ये 3 points जो हैं these must be considered. What practically should be done for topic selection? क्या करना चाहिए? उसकी जो टेक्निक्स हैं उसमें आई थिंक ये खैर मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे डेवलप किया. आपकी जो फील्ड के जो भी जर्नल्स टॉप 5 to 10 हैं, यहाँ पे मैंने बिजनेस के लिखे हैं, आप बाकी लोग अपनी अपनी डोमेन में जो पॉलिसी स्टडीज के लोग देख लें या लैंग्वेजेस के जो लोग बैठे हुए हैं, आपकी डोमेन में जो भी उसके बेस्ट 5 जर्नल्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर मींस स्टार्ट फ्रॉम 2020. सो जॉब, जर्नल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है या जर्नल ऑफ फाइनेंस है, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे ये जर्नल्स हैं, तो अभी अगर आप उसे गूगल में सर्च करें तो पता चलेगा ओके अगस्त में जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेटेस्ट जो वॉल्यूम आया है, इससे स्टार्ट करें कि इसमें कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उसने डिस्कस किए हुए हैं. देन द प्रीवियस मंथ, देन 5 years चले ज्यादा हो जाता है, एटलीस्ट 2 to 3 years के,
उसके सिर्फ firstly just write down the titles. You are not sort of supposed कि आप उसे पूरा पढ़ें, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाजा हो जाएगा अच्छा टॉपिक क्या है, और उसे अपने पास एक बेशक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक पेज के ऊपर या कंप्यूटर में फाइल में लिख लें, ओके जी ए से ये टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, बी सी डी इनसे ये हुए हैं। अब उसमें होगा कि जब कोई टॉपिक रिपीट होगा तो आप उसी में दोबारा ये यू कैन राइट इट डाउन कि ओके दिस टॉपिक वाज आई सॉ इन August 2020, then in January 2020 this was published, a similar type of topic, there was an article in Journal of OP, in Journal of Management. तो ये इस एक्सरसाइज का फायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं in your domain internationally, which are the areas on which people they are working, because if you see the top journals, it means that the best researchers of that domain, they are publishing in those journals. So what are the areas in which they are publishing these days? पिछले 2-3 साल में उसमें से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक टॉपिक जो है उस पे आपको 5 जर्नल्स में से 30 आर्टिकल्स मिले, एक में 15 मिले और एक में 2 मिले, तो अंदाजा हो जाएगा कि ये इस वक्त नंबर 1 इशू है HRM का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का या गवर्नेंस का। दिस इज समथिंग जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त कंसर्न है। सो एंड दिस इज करंट। उसका फायदा ये होगा कि इस वक्त सारी दुनिया के रिसर्चर्स उस पर फोकस्ड हैं, वो एक इन टॉपिक होता है, अगर उसी को आप अगर लेके चलते हैं। अब इसमें ये ध्यान में रखें, दिस इज नॉट अबाउट मैच्योरिटी और फैमिलियर, दिस इज नॉट अ फैमिलियर टॉपिक, दिस इज समथिंग न्यू जो कुछ अर्सा पहले 1-2 साल पहले किसी ने आइडिया दिया, एकदम लोगों ने उसे देखा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और फिर इस वक्त दुनिया में वो बहुत पॉपुलर हो गया टॉपिक, और लोग उसके ऊपर जो है वो काम वो लोग कर रहे हैं। तो उस डोमेन में यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट नाउ। और सेकंड थिंग इज इन अगस्त 2020 और इन जून 2020 in Academy of Management Review, entirely new topic was introduced. Nobody talked about that thing earlier. बिल्कुल किसी ने एक नई बात की, उसे आप लेके चलें। डिफिकल्ट होगा but definitely that can be valuable. तो ये एक्सरसाइज जो है ना, मैं तो जो मेरे साथ लोग PhD खास तौर पे करते हैं उन सब लोगों को ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देयर प्रपोजल डेवलपमेंट इज दिस थिंग। आई रिक्वायर देम, मैं तो 5 years का कहता हूँ, और कम से कम 5 से इवन इन सम केसेस अप टू 10 जर्नल्स। आई आस्क्ड देम कि take maybe 15 days or 1 month, just write down topics on a register physically, not on computer. एक रजिस्टर बनाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स व्हिच यू सी। तो आप खुद सोचें कि if there are 10 journals or an average in each volume each month 10 articles are published and multiplied by 12, so in 1 year one journal 120 topics, and 120 multiplied by 5, so it's around 700-800। तो एक जर्नल में बन के 5 हो तो ये तो thousands में टॉपिक्स चले जाते हैं। So ये टाइम तो बहुत लगता है, but they come up with very good analysis of the topics. ये टॉपिक्स हैं सर जिस पे मैक्सिमम में काम मिला है, ये चीजें हैं, तो आपका काफी हद तक काम इससे सॉल्व। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये बहुत कम लोग आपको इस पैटर्न पे आपसे बताएंगे, लेकिन मैंने इसे बहुत यूजफुल आई हैव फाउंड खुद भी रिसर्च करने के लिए। और आई थिंक जितने लोगों ने भी अभी तक मेरे साथ 15 लोगों ने PhD की, सब ने इसी टेक्निक को यूज करके they came up with such a novel topic के आई थिंक नेवर किसी की PhD की प्रपोजल तक कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई। उसकी रीजन यही थी कि टॉपिक में नोवेल्टी कोई चैलेंज नहीं कर सका। रिसेंट टॉपिक है, आजकल उस पर रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट स्टडीज उस पर पब्लिश हो रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं इसे एक्सप्लोर करना चाहिए और इसमें आप आगे मूव कर सकते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस slide. This is for me a good way of selecting some unique topic. Now moving ahead, अच्छा अब जो प्रपोजल है उसका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग आफ्टर दिस टॉपिक सिलेक्शन, उसे थोड़ा मैं डिटेल में इसमें लेके गया, बिकॉज दैट इज the key thing, especially for PhD proposal and if you're applying for admission in some international university.
one of the consideration for approval or rejection is your title, selection of topic. Topic लिया क्या इस बंदे, किस एरिया में ये रिसर्च कर रहा है. Then comes the write up. Write up में there are 5-6 important things which we need to discuss. Definitely the most important thing after topic is the introduction. Introduction's main objective is how you present your case, and this is I think equally important when you are submitting your proposal for research grants as well. The background, gap, what is the gap which you have identified, the missing thing, what is your problem statement, what are the research questions, and what are the research objectives. Popular gaps these days मैंने पहले इस पे बात कर ली है, मतलब new variables if you can identify, उन्हें operationalize करना. In management domain, अगर Academy of Management Review और Academy of Management Annals को आप देखें, they give you idea of new variables. You can operationalize them, you can develop scale और some recently मैं फिलहाल skip करता हूँ. Introduction का क्या setup होना चाहिए when you are writing introduction in a research proposal? Normally there is no set pattern for writing introduction. Some people, they start with the right away in the first paragraph they sort of present their case. This is something which I am going to focus, and then they give the details. But I think the most popular way of writing introduction is that you should follow a sequence. Firstly, set up the context. एक थोड़ा सा background ना उसका एक preamble सा पीछे से बनाएं background के क्या problem है क्या है. मतलब if you are doing research on let's say some sort of leadership, negative dark side of leadership आजकल बहुत popular topic है, अब तो खैर बहुत अर्सा हो गया. If you are working on narcissistic leadership, you should develop a context. Okay, there are problems in the organization these days, and a lot of problems are because of the leaders. Mostly people say that leadership, leaders are helpful in resolving the problems of employees, but a number of problems are created by leaders as well. This is a context, and which type of leaders they create the problems in the organization. फिर आप dark side की तरफ आ सकते हैं. पहले थोड़ा सा background हो, स्ट्रेट अवे शुरू कर देना जी कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ और बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है. दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज प्रेफरेबल अनलेस you present it in some very novel or unique way. Set up the context, then tell the reader that what motivated you to conduct this research, why you are conducting this study, क्या उसकी वजह है, क्या उसमें बैठे बैठे आपको ख्याल आ गया या आपने कोई रिव्यू किया, आपने देखा स्टडीज में ये चीज मिसिंग है. Why variables were selected, if you are using some mediator or moderators, उनकी justification दें. मतलब पूरा normally I've seen the introduction part. Normally the people say yes, the sequence should be what has been done, what's missing, and so what. अब आगे हमने क्या करना है, वही तरीका होना चाहिए. लेकिन उसमें when people they talk about what has been done, they develop a context. But what's missing में जब वो आते हैं, वो किसी एक चीज को ही लेके बैठ जाते हैं. And they think this is my key contribution. Definitely key contribution should be given, but you should also discuss the other things. अगर आप एक research model and if you're using other variables or other things are there, उनकी भी detail साथ में आनी चाहिए. Contribution फिर उसके बाद आएगा. मतलब reader को पढ़ने के बाद ये feeling आनी चाहिए, yes there is something missing. This is something important. पहले ये काम हो चुका है on this topic, लेकिन ये area missing नजर आ रहा है. And that should be based on some logical argument. It's not simply your own opinion. Research may, if you know about philosophies of research, the most popular approach which we use these days is the positivism. Positivism में this is research, this is researcher, दोनों अलग-अलग चीजें हैं. अपनी opinion, मेरा ये ख्याल है, मैं 20 साल से क्योंकि ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये पता है. ये तो straight away proposal rejection का जो है ना सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें अपनी opinion देना शुरू कर. अपने आप को हमेशा रिसर्च से अलग रखना, इस तरह से अलग रखना होता है कि data is suggesting this thing, existing studies are suggesting this thing, this is based on this finding. Never use this word I think, I feel.
as per my experience, as per my knowledge, no. रिसर्च में आपका अपना जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच में, पॉजिटिविज्म में या मॉडर्निज्म में ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। थ्योरी अगर कोई आप यूज कर रहे हैं वो उसमें क्लियरली आने चाहिए, और फिर डेफिनेटली व्हाट यू आर एडिंग, समरी ऑफ इंट्रोडक्शन आखिर में जाके आपने एक दो लाइंस में, एक शॉर्ट से पैराग्राफ में बताना होता है कि what this study is adding to extant literature, and it is not simply a replication study। पहले हुई थी मैं कर रहा हूँ, no, replication study जो है वो कुछ cases में maybe it is acceptable, but for a PhD work, for a thesis work, for a maybe PhD admission, or even for a research grant, what is new in this thing, what new technique you will be using, what new you are adding in this research, so that should be there in introduction। इंट्रोडक्शन से हम जब आगे मूव करते हैं फॉर सॉरी एकेडमिक जो प्रपोजल है, जो थीसिस के पर्पस के लिए हम लिखते हैं, उसमें लिटरेचर रिव्यू का भी एक पार्ट होता है। आई डोंट थिंक कि जो ग्रांट्स के लिए प्रपोजल होती हैं दे वांट लिटरेचर रिव्यू, अनलेस अगर उन्होंने कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो फिर तो ठीक है, वरना जो इंटरनेशनल जैसे कंसल्टेंसीज वगैरह अगर लोग करते हैं उसमें लिटरेचर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, एक्सेप्ट दिस थिंग के थोड़ी सी डिटेल वो ब्रीफली आपने बतानी होती है अदरवाइज। लेकिन फॉर थीसिस प्रपोजल ब्रीफ लिटरेचर रिव्यूज मस्ट, और लिटरेचर का एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखें। मैनी पेपर्स जो लोग भेजते हैं या प्रपोजल रिजेक्शन की एक वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि लिटरेचर इज आउटडेटेड। रीसेंट लिटरेचर को साइट करना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें जनरल क्राइटेरिया ये है कि whenever you are conducting a research, 50% of the literature should be from last 5 years. So in 2020, the recent literature means 2016 or 15, let's say 2015 onwards. इससे पहला वाला आपके लिए recent नहीं रहेगा, लेकिन आप बाकी कितना साइड कर सकते हैं? 25% from last 10 years. So 50% is from 2015 to 20. 25% is from 2010 to 15, and 25% earlier work. Yes, Maslow's hierarchy of need theory was presented in 1943. 43 you can cite it. इसी तरह Adams ने equity theory 1965 you can cite it. Some studies from 1980s or 90s, yes, but they should not be more than 25% of your total cited work. And introduction especially, my formula, this is something which I'm telling you on my personal experience, especially for proposal writing. I require students that in your introduction, everything should be from last 5 years. Majority, मतलब मुझे उसके अंदर सारे references और citations जो है ना वो पिछले 5 साल में ज़्यादा नजर आ रहे हो। Earlier studies cite करें, literature में yes you can cite earlier studies, but introduction should be the current literature only, because 5 years में दुनिया change हो जाती है, especially in all the domains। technology में आप देखें 5 साल पहले जो technology थी आज वो खत्म हो गई है। Similarly, I think in management, the theories on which, or the concepts or paper in which people they were working in 2014-15, आज वो सारे mature हो गए। अब इसलिए इस वक्त का literature cite करना that is the most important thing, and ये ज़हन में रखें। That is something जो reviewers भी prefer करते हैं। Majority of literature should be current. Majority, that's why it's 50%. ज़्यादा नजर आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास 50% का फिर भी रूम है। But 2015, 16, 17, that should be commonly appearing in your proposal or research. ज़्यादातर वही years, and yes, another very important thing is from quality journals. ये भी ज़हन में रहे, और उसमें I think आप लोगों को clear होगा कि what I mean by quality journals which are peer reviewed, recognized, referred journal जिन्हें हम कहते हैं। I think the best strategy is go for the indexing जो best है, either it is Scopus में जो index journals हैं, business के लिए ABDC जो list है, ABDC general ranking, that is I think one of the best। overall Clarivate Analytics की जो social sciences citation index SSCI, उसके अंदर journal होना चाहिए। And I think the best one is the JCR, General Citation Report, journals having impact factor।
So it's not only about citing the current work, citing the quality work as well. Because बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन बनता है आपकी प्रपोजल या रिसर्च का अगर आखिर में रेफरेंस में ऐसा जर्नल आ रहा है जिसे कोई जानता ही नहीं है. मतलब वो हम रिसर्च में कहते हैं GIGO प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट. इफ यू आर रिव्यूइंग अ गार्बेज आर्टिकल जिसकी अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है and you are using that as reference, you can imagine you are using that as a citation, as reference. The paper जिसकी अपनी वैल्यू नहीं है, अगर उसे आप अपनी स्टडी में एज अ रेफरेंस यूज करेंगे तो आपकी स्टडी कितनी वैल्यूएबल रह जाएगी. तो ये रेफरेंसेस और साइटेशंस बहुत मैटर करती हैं ओवरऑल पूरी रिसर्च में. बिकॉज पीपल दे आर सिंपली सर्चिंग द वेब और जो आर्टिकल सामने आया उसे उठा के साइट कर देते हैं. नो, ये आई थिंक अपने पेपर या थीसिस को रिजेक्ट करने का फॉर्मूला नंबर 1 ये भी हो सकता है कि आपके पेपर में ज्यादातर जो जर्नल्स ऑथेंटिक नहीं है. बिकॉज इस वक्त 80% जर्नल्स अवेलेबल हैं जो $40-50 लेके आपके पेपर पब्लिश कर देते हैं, आप उसमें जो मर्जी पब्लिश करा दें. So I think go for peer reviewed journals, quality journals. JCR is the best thing, SSCI is the best thing, ABDC is the best thing, Scopus indexing is the best thing. जो top दुनिया में standards हैं, and don't go for standards set by Pakistan. Unfortunately, हमारे जो local journals हैं, majority का standard जो है ना, इसीलिए you won't find them in any international indexing. Quality indexing की मैं बात करूँ, indexing तो बहुत जगह हो जाती है, लेकिन कितने जर्नल्स पाकिस्तान के क्लैरिवेट एनालिटिक्स के साथ इंडेक्स्ड हैं, कितने जर्नल पाकिस्तान के स्कूपस के साथ इंडेक्स्ड हैं, ठीक है, कितने जर्नल्स पाकिस्तान के बिजनेस के ABDC लिस्ट के अंदर हैं. ये मैं नहीं कहता, खुद एनालिसिस कर लें. तो जब वहां पे जो जर्नल नहीं है, इसका मतलब है कि दुनिया की जो बेस्ट इंडेक्सिंग है वो उन्हें रिकग्नाइज नहीं करती. HEC ने ठीक है एक अपना क्राइटेरिया बनाया that works for Pakistan and that is acceptable. I think when we are in Pakistan doing Rome as Romans do, it is acceptable, but don't cite those papers when you are publishing for when you plan to publish in international journals. Local में करना तो ठीक है, don't cite those journals जिस वक्त आप proposal किसी international university में भेजें. Don't cite those journals जब आप proposal किसी international donor agency को दें. इससे ये नहीं कि these journals are from Pakistan, आप अपनी proposal की वर्थ जो है ना खुद ब खुद कम कर रहे होते हैं. because आसान सा क्राइटेरिया है, they are acceptable in Pakistan. अब अगर क्या नाम है, इथोपिया में एक जर्नल इथोपिया के अंदर एक्सेप्टेबल है, वो अगर वहां का कोई रिसर्चर मुझे भेजेगा आर्टिकल, मैं देखूंगा इंडेक्सिंग में नहीं है तो उस मुल्क की रेलेवेंस नहीं रहती, मैं देखूंगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है. तो इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है. इस पे आई थिंक मैंने यहाँ पे आपके पास एक 2 साल पहले वर्कशॉप कराई थी जिसमें मैंने पूरी डिटेल भी बताई थी, इनका प्रोसेस क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर में जर्नल्स क्या है और ये इंडेक्सिंग एजेंसीज कैसे काम करती हैं. तो 3-4 ही बस ये नाम जहन में रख लें. मेरा ख्याल है ओवरऑल क्योंकि मुख्तलिफ डोमेन्स के लोग बैठे हुए हैं, आई थिंक द बेस्ट सोर्स इज SSCI सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स. गूगल पे सर्च करें, अभी आपको वो मिल जाएगा और उसमें लिस्ट दी हुई है जर्नल्स की जो उसके अंदर अवेलेबल है. उससे ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं तो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट की तरफ चले जाएं. बिजनेस के जो लोग हैं वो ABDC इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकग्नाइज होता है. ABDC लिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है वेब के ऊपर. इन 3-4 चीजों को अगर आप देखें तो आई थिंक आप अच्छा जो है वो अच्छे जर्नल्स की साइटेशन जो वो यूज ले सकते हैं. देन आई थिंक प्रपोजल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आफ्टर लिटरेचर इज मेथोडोलॉजी. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर all types of proposals, either it is academics or it is for a research grant. What will be your method of data collection? How you will obtain it? क्या उसकी डिटेल्स होंगी, कैसे आपको वो डेटा मिलेगा? और जैसे ये एक आर्टिकल जो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल का दिया हुआ है जिसमें दे गिव ईच एंड एवरी डिटेल, किन लोगों से, ये तो खैर पब्लिश आर्टिकल है लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हाउ द डेटा विल बी ऑब्टेन्ड. लेट्स से इफ इट इज सर्वे, हाउ द पार्टिसिपेंट्स दे विल बी अप्रोच्ड, हाउ दे विल बी रिक्रूटेड, उन्हें हम कैसे रिक्वेस्ट करेंगे,
क्वेश्चनर उन तक कैसे पहुंचेगा, खुद हम देंगे, किसी के थ्रू देंगे, कितने हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किन किन एरियाज में करने हैं, किस लेवल के एम्प्लॉय को देंगे, ईच एंड एवरीथिंग इट मस्ट बी एक्सप्लेन। इंटरव्यू आपने करना है तो किन लोगों का आप इंटरव्यू करेंगे, क्या उसकी डिटेल्स होंगी, वो सारी उसके अंदर आनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं तो एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल के एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या उसकी टेक्निक होगी, इंटरवेंशन अगर आपने कोई दी हुई है, लेट से आपने किसी को ट्रेनिंग करानी है, या जैसे मेडिसिन में होता है वो इंटरवेंशन करते हैं कि ये मेडिसिन देंगे, इसके ट्रायल्स हम करेंगे, फिर आउटकम्स आएंगे, ये सब कुछ बताना डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट आपने इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी, इक्वली इम्पोर्टेंट इज मेथडोलॉजी पार्ट। What will be the and at proposal stage that is just a proposal. We plan to let's say reach out to 300 people for interviews. Interview में 300 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चनर के लिए कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, किस किस शहर में हैं, उन तक हम कैसे जाएंगे। लाइक अभी मैंने जो एक 1.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था GIZ के साथ, तो उसमें इट वाज प्लान कि हमने डेटा कराची में जाके कलेक्ट करना है, कोयटा में जाके कलेक्ट करना है, कब मैंने विजिट करना है, वो सारी चीज उसमें दी हुई थी, किन किन लोगों से मैंने वहां पे मिलना है, वो सारा प्लान, उसका किस टाइम पीरियड में मेरा प्लान है कि मैं विजिट करूंगा, कहाँ जाना है, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी गिवन इन मेथडोलॉजी। और इसी तरह अगर आप कोई लेट्स से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर डेटा कलेक्शन इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर्स, उनकी डिटेल होनी चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं कि डेवलप किए। और अगर इसी तरह अगर आप कोई जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन से होंगे, लाइक आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑथेंटिक लिटरेचर। इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज भी ऑथेंटिक होने चाहिए। तो गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, उससे डेटा मिलेगा, या आप कोई अगर आप एडवांस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं और इस वक्त क्योंकि बहुत ही वो इन है बिग डेटा वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने कोई इस सोर्स को यूज करना है, वेब से सारा डेटा पाइथन के जरिए हम लेंगे। सो एवरीथिंग इट शुड बी क्लियर, ये ध्यान में रखें। डेटा आपके पास कैसे आएगा और उसकी क्या टेक्निक्स होंगी। और अगर आपने खुद इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है, बहुत से लोग स्टडी करते हुए खासतौर पे PhD में आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट वे टू सॉर्ट ऑफ मेक योर प्रपोजल वैल्यूएबल इज दैट टू ऑपरेशनलाइज सम वेरिएबल जिस पे ऑलरेडी काम नहीं हुआ हुआ, उसमें आप ये बता सकते हैं कि नया मैंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है और उसका पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपने खुद बनाना है उसकी डिटेल आप बता सकते हैं। तो ये इसको जो क्लियरली आपने बताना होगा कि डेटा आप किस तरह से कलेक्ट करेंगे। देन डेफिनेटली सैम्पलिंग आपकी कैसे होगी, सैंपल कौन सा होगा और उसमें प्रोसीजर आप क्या यूज करेंगे, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दोज पीपल फॉर डेटा कलेक्शन। लाइक आई कंडक्टेड अ स्टडी ऑन इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसमें ये था कि जो 2 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान और सिंध, इसमें जो फीमेल है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे किन किन एरियाज में वोकेशनल ट्रेनिंग से हम बढ़ा सकते हैं। सो उसमें जो जब मैंने प्रपोजल दी और प्रैक्टिकली डेटा भी ऐसे कलेक्ट किया था, आई विजिटेड कोयटा, सिंध, कराची एज वेल, फिर कुछ इंटीरियर में भी कुछ जगहों पे जाके, एंड मेन फोकस वाज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उनसे मैंने मीटिंग्स की, किन एरियाज में वो काम कर रहे हैं। देन आई विजिटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूरे चैम्बर के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया, उनके मेंबर्स के इंटरव्यू किए। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आई विजिटेड, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज किए, स्टूडेंट से डेटा लिया। फिर जो ये टेफ्टा जो है बलूचिस्तान में दे कॉल इट बी टेफ्टा, सिंध में एस टेफ्टा, उनके जो हेड्स हैं, उनके जो ऑफिसेस हैं, इसी तरह जो आपके SMED समेडा जो है पाकिस्तान में, इनके ऑफिसेस में। सो आई थिंक इट टुक मी अराउंड 3 to 4 months in data collection, visiting different places, उनके इंटरव्यूज करके। अब ये जस्टिफाई करना होता है कि इनके इंटरव्यूज मैंने क्यों किए। डेफिनेटली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग बता सकते हैं कि किन डोमेन्स में वैल्यू आगे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है। स्पेशली जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग से हर सिटी में एग्जिस्ट करता है, उनके प्रेसिडेंट से, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद, तो सैम्पलिंग में ये आपको कंप्लीटली जस्टिफाई करना होता है कि फ्रॉम होम आई विल बी कलेक्टिंग डेटा एंड व्हाई। ये नहीं कि आप किसी से
गुजरते हुए मैं पूछ रहा हूँ कि डेटा उस इंडिविजुअल को क्यों सिलेक्ट किया, और उसमें फिर जो प्रोसेसेस हैं, टेक्निक हम कौन सी यूज करेंगे, इट विल बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, if we are using non probability sampling, what are the reasons कि हम non probability की तरफ जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर I think explain करना, it's very important in the methodology part. This is the normal structure of a research proposal. क्या क्या उसके अंदर steps होते हैं, title, introduction, background, gap analysis, problem statement, questions, objectives, theory अगर है तो वो, literature, hypothesis, theoretical framework, design and methodology, overall approach, population, data collection, methods, timeline. इसमें मैं भी बात करता हूँ, थोड़ा सा एक सैंपल में आपको प्रपोजल भी दिखाऊंगा, रेफरेंसेस हैं और अपेंडिसेस हैं. तो ये 18-19 जो है आपकी की हेडिंग्स होती हैं whenever you are submitting a proposal. अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूंगा, that is the solicited proposals which we use for funding. Very important thing for faculty members especially, and that is something totally unexplored. इसमें लोग सोचते ही नहीं है कि अच्छा नहीं मैं भी ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. Yes, everybody can do it. अगर आपको इफेक्टिव वे में प्रपोजल डेवलप करना आ जाए तो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और इट कैन बी a good source of income as well, because it's not कि you earn from that grant. उसमें एक significant amount होती है जो आपको जो उसके अंदर से आपको पे करते हैं as remuneration, ठीक है ना, जो उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है तो उसके अंदर, और फिर उसके साथ डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के लिए इट्स बेनिफिशियल. लाइक अभी जो HEC ने, मैं उसकी डिटेल डिस्कस करता हूँ, जो लोकल चैलेंज फंड में कहा है कि उसमें आप अपने साथ 4 PhD लोगों को हायर कर सकते हैं, स्कॉलर्स को, 4 MS को, अंडर ग्रेड के लोगों को भी हायर कर सकते हैं, ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इतना इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं. तो आप बहुत से और लोगों को भी एक अच्छे टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च और एक लर्निंग और अर्निंग एज वेल वो भी आप दे सकते हैं. तो ये जो मुझे नजर आता है कि इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो खासतौर पे HEC की बहुत सी प्रपोजल्स मैंने जब लोग सबमिट करते हैं तो एक फंडामेंटल उसमें एरर ये होता है कि प्रपोजल लिखने नहीं आते, बड़े बड़े नाम, PhD, ये इतना एक्सपीरियंस, एंड व्हेन दे सबमिट देयर प्रपोजल तो उसमें 2 सफों की लिखा होता है, चल ये एरिया इस पे मैंने काम करना है इसलिए मुझे आप जो है ना वो 2 करोड़ रुपया दे दें. तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है इस तरह से प्रपोजल का एक्सेप्ट होना. सो इफ यू नो द टेक्निक हाउ टू राइट द प्रपोजल, उसकी आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी करें, ठीक तरह से लिखें, उसे डिफेंड करें, तो आई डोंट थिंक हर जो मुख्तलिफ एज पर माई नॉलेज प्रपोजल्स में बहुत दफा बहुत सी अमाउंट जो है ना वो अनयूटिलाइज्ड है, वो रह जाती है HEC के पास बहुत केसेस में और बाकी जगहों पे भी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो कोई एक प्रॉपर प्रपोजल ही किसी ने ठीक तरह से सबमिट नहीं की, इसलिए वो फंडिंग उसमें नहीं कर रहे होते. फिर यूनिवर्सिटीज में अपनी, आई डोंट नो अबाउट नमल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी मे बी कोई और एक में ऐसा सिस्टम हो, अदरवाइज हर यूनिवर्सिटी में, हमारे पास यहाँ पे नमल में, मियाँ वाली में जो हमारा और एक डिपार्टमेंट है, हर साल वो छोटी अमाउंट होती है उसमें, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है मिनिमम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 300,000, 3 लाख से वो शुरू होती हैं ग्रांट्स, जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्मॉल प्रोजेक्ट्स रिसर्च के करके उनके लिए प्रपोजल सबमिट करते हैं और उसके लिए फंडिंग हो रही होती है. तो ये बहुत सी जगह पे इसका तरीकाकार क्या होता है. डेफिनेटली पहले तो आप ये देखेंगे फंडिंग और सोर्स एजेंसी कौन सी है, HEC है, वर्ल्ड बैंक है, या कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है. टर्म्स एंड कंडीशन उसकी डिटेल में पढ़ें, वो क्या चाहते हैं, क्या रिक्वायर्ड है उन्हें, व्हाट दे वांट, किस तरह की स्टडी होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना. अगर अभी वो लोकल चैलेंज फंड में उन्होंने कहा कि 17 ये वो एरियाज हैं जिन पे आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, उनमें से आप किस एरिया में क्या काम करना चाहते हैं, और फिर डेफिनेटली प्रपोजल में आपने बताना होता है कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए विद जस्टिफिकेशन. इट्स नॉट के HEC ने कह दिया कि हम 65 मिलियन रुपीस देंगे और आप कहें जी मुझे 65 मिलियन रुपीस दे दें. नो, जस्टिफिकेशन कहाँ स्पेंड होंगे. आप कहेंगे इतने हमने लोग हायर करने हैं, उनको 2 इयर्स तक इतनी सैलरी देनी है, इतनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है,
Principal PI and co-PI, principal investigator and co-principal investigator. Principal investigator definitely the main person जो ये study conduct करेगा, overall project जो run करेगा. तो ये proposal principal investigator submit करता है, लेकिन उसके साथ उसे बताना होता है कि मेरे साथ एक key co-principal investigator कौन होगा. इसमें आपकी प्रोफाइल भी बड़ी मैटर करती है, आपने पहले कितनी अच्छी स्टडीज की हैं और कितना जो कोई ग्रांट्स पहले यूज की हुई हैं, ये वो सारी चीजें. वो अगर आप खुद इतना स्ट्रांग नहीं है तो को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर किसी और जगह से आप, वो अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं होता, किसी और यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, कोई स्ट्रांग प्रोफाइल का इंडिविजुअल, उसके साथ आप मिलके कर सकते हैं. और उसमें फिर डिटरमिन्ड होता है, आप प्रपोजल में भी देते हैं, उन्होंने गिवन होता है कि इतना जो है ना वो रिन्यूमरेशन जो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल उन्होंने इसमें से वो अमाउंट वो भी आप प्रपोजल में देते हैं कि अच्छा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर एग्जांपल एक महीने में उसे 1 लाख या 1.5 लाख मिलेगा 2 इयर्स तक, उसके कितने बनते हैं को प्रिंसिपल और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो स्टाफ रिक्वायर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी होती है डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए. और यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये आप अपने तौर पे नहीं कर सकते. यूनिवर्सिटी में उसको आपको सबमिट करना पड़ता है, अप्रूवल के बाद फिर आप वो सबमिट कर सकते हैं. मेथडोलॉजी, डिजाइन, टाइमलाइंस, फाइनेंशियल प्लान, ये सारा कुछ उसके अंदर है. इस वक्त जो एक इमीडिएट जो जिसमें आप सब लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो HEC का लोकल चैलेंज फंड है. वेब पे जाके उसे देखें, उसमें उन्होंने प्रपोजल्स इस वक्त मांगी हुई हैं. लिंक उन्होंने किया है 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, इन मैंने कुछ उसमें से लिखे हैं. पॉवर्टी, जेंडर इक्विलिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी एरिया पे आप एक वर्केबल जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं उस पर एक प्रपोजल सबमिट करके और अल्टीमेटली उसे हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और कैसे उसे लेके चलेंगे. अगर आप कोई वर्केबल सोल्यूशन उन्हें देते हैं, इट डिपेंड्स, मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है, को PI आपके साथ कौन है, वो एक ज्वाइंट आपकी सबमिशन होगी, वो रिव्यू करने के बाद अप टू 65 मिलियन, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट. आई थिंक अगर that is the maximum, जरूरी नहीं कि सब 65 मिलियन, you can apply for 2 million, 3 million, 4 million, अगर smaller studies हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं. इसकी डेडलाइन जो है वो 1 सितंबर है, ये जहन में सब लोग रख लें जो इसमें काम करना चाहते हैं, प्रपोजल बनाना चाहते हैं. लेकिन ये आई थिंक बड़े राइट टाइम पे इस वक्त ये प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी ने रखी है कि इस वक्त एक बड़ा जो पाकिस्तान में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज HEC, एक ये लोकल चैलेंज फंड भी होता है और एक ग्लोबल चैलेंज फंड, ये अलग से वो करते हैं. और फिर इसके साथ साथ एनुअली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और भी इनकी आती रहती हैं, तो उसमें यू कैन सबमिट योर प्रपोजल एज वेल. सो दिस वाज a brief overview of the proposal writing and how to develop a proposal. Key features ही इतने टाइम में हम डिस्कस कर सकते थे. Now कुछ questions भी I'll be taking, अगर कुछ लोगों के कुछ queries हैं. उसका प्रोटोकॉल नॉर्मली ये होता है कि इसमें एक, अगर आप देखें अपने जहाँ पे नीचे जो ये मुख्तलिफ मेन्यू आ रही होगी उसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन है. सो अगर उसे आप क्लिक कर दें तो आपका वो रेज हैंड वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा. तो वो 1 by 1 I'll be taking questions के आपकी क्या क्वेरीज हैं और उसे फिर हम लेके स्टेप बाय स्टेप उसे हम चलते जाएंगे. सो अभी तक तो एक ही मुझे नजर आ रहा है हैंड जी, 2 हो गए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉक्टर मोहम्मद उमर रियाज अब्बासी. जी सर, अपना माइक आप अनम्यूट यहाँ से करें और प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. My questions is related to Islamic studies. That often we see that some themes related to Islamic studies are biased. For example, the study of Oliver Rye related to global Islam and political Islam, and they want something biased from you. And if you present a proposal for for call for paper, and they reject because it is not up to their you can say their queries and according to their will and wish. So is this not biasness in research area when we talk about Islam, globalization, political aspect of Islam, when we are going to represent the real picture of
Islamic teachings, but they are focusing that you should discuss gender inequality in Islam and Pakistani society, child abuse, the reason. So negative effect. They want negative portray from us, but we are not, trying to focus on that, because Islam is a religion of peace. So what you reckon? What you recommend? How can we, meet a standard? How can we represent the positive area in this research? I think these are two different aspects. The first thing is, I think with reference to publication, if you want to publish, that is a different thing. But whenever, if some international agency, especially if they are asking for a proposal, the problem is that the total approval process, it is in their hands. So they will only accept those proposals whatsoever is as per their strategy or whatsoever they want. So in that case, I don't think we can do as something too much, because when you will submit anything, and if the reviewers, they are biased, and if they don't want to have a study in that domain, then I think they won't be accepting this thing. But I think that's not the case in Pakistan. If you're talking about, we just saw these sustainable development goals, and one of them is, we just discussed gender equality. So what is the concept of gender equality in Islam, and how that can be helpful in our society? I think you can develop a very good proposal in that domain, and you can submit it to HEC. I don't think there will be any problem if it is properly developed proposal, and you have completed the requirements of theoretical requirements and practical things. I hope it can be accepted. You can introduce some sort of good interventions that by proper training of individuals in different areas of Pakistan, how they can ensure this thing, or how this thing can be improved in Pakistan. It depends on the type of proposal you present. Internationally, if the reviewers or editors, they are biased, then it is a difficult thing to convince them. There, I think it's a limitation. But still, I've seen papers in very good journals, especially in management sciences, where people, they work on Islamic work ethics, and sorry, these were published by top tier international journals like Journal of Business Ethics, and all good journals, international journals, in which you can find out studies on Islamic work ethics, and Journal of Business Ethics, which is the #1 journal of ethics in the world in the domain of business. And all these citations were from Quran, from Hadith, and they publish it. So it depends on, I think, the sort of objectives of that fund or grant or that journal, why that is established, and which type of people they are managing it. If they are true researchers, and they want to have unbiased opinion of everyone, I think they will accept your study. Thank you, sir. Thank you. Okay, Dr. Riaz Ahmed Saeed, please. थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी। आपने ये बताया कि जब आप कोई रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना चाहते हैं, कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल जर्नल्स की बात की है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के जर्नल्स की बात की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं पाकिस्तान इकोनॉमी को देखूंगा, पाकिस्तान ही एजुकेशन को देखूंगा, देख रहा हूँ, पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी को देखना चाहता हूँ, तो ये चीजें मुझे किस हद तक सपोर्ट करेंगी, जो कि मैं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, दो चीजें हैं, एक है लिटरेचर और दूसरा है कॉन्टेक्स्ट। तो लिटरेचर तो अगर तो आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट का अवेलेबल है पाकिस्तान का, आई थिंक इन टॉपिक्स पे अगर आप देखें काफी काम हुआ हुआ है। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम देखें तो बहुत अच्छी रिसर्च पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान की स्टडीज भी अवेलेबल है। तो उसमें दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इंटरनेशनली। अगर हम देखते हैं कि बाहर जो स्टडीज जेंडर इक्वालिटी पे हो रही हैं वो क्या सजेस्ट कर रही हैं, उनका क्या कहना है, और फिर अगर पाकिस्तान में हुई है, और इन केस अगर पाकिस्तान में इस पे स्टडीज अवेलेबल नहीं है, देन वी टेक सपोर्ट ऑफ डेटा, सम रिपोर्ट्स। वो तो रिपोर्ट्स बहुत सी अवेलेबल होंगी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की,
कि ये स्टडी हुई इस ऑर्गेनाइजेशन ने की, उनकी ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, उनकी ये फाइंडिंग है, उसको मिक्स करके कंबाइन करके हम डेवलप करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लिटरेचर किसी भी स्टडी में साइट करने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि हमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पता चल जाए, व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनली, इस वक्त क्या दुनिया में हो रहा है, और हम अगर उसे कंपैरिजन पाकिस्तान को उसके साथ करना चाहें तो अल्टीमेटली हम जो है ये काइंडली बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, तो हम उसकी किस स्टेटस में है और हाउ टू मूव अहेड। तो इसमें लिटरेचर इंटरनेशनल साइट करने में कोई मसला नहीं है, उससे आपको एक कंपैरिजन बड़ी आसानी से हो सकता है, वो डेफिनेटली आपको स्टडी को हेल्प भी कर रहा होता है। You mean think globally and act locally? It's a combination to think globally and then to add your perspective in it. This is happening internationally, this is my situation, and with the combination of both, how to move ahead. Sir, thank you. Sir, thank you. बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, next question is by Mr. Shoaib Malik. अपना माइक अगर अनम्यूट कर लें, शोएब मलिक साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाह मलिक सर, बहुत अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा गिला ये है कि नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आपका एक और सेशन हो, और विच स्पेशली कंसंट्रेशन ऑन सोशल साइंसेस के हवाले से इसमें हो, क्योंकि आपने ये 2-3 चीजों का जिक्र किया विच आई अप्रिशिएटेड, कि किस तरीके से हम थ्योरी प्रैक्टिस को एक रिसर्च आर्टिकल में लेके आते हैं, और फिर जो सबसे अच्छी बात विच इज वेरी गुड कि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो बड़े इंफॉर्मेटिव था कि रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ HEC, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड वोकेशनल एजुकेशन पाकिस्तान, दोनों 4 मिलियन के हैं माशाल्लाह। लेकिन सर मैंने प्रोजेक्ट्स में जो सीखा है, आई थिंक सो, मैं क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द रिसर्च क्वालिटी और रिसर्च टूल्स बिटवीन द एज ए रिसर्च आर्टिकल, बिटवीन रिसर्च आर्टिकल एंड रिसर्च प्रोजेक्ट, बिकॉज अब 1 सितंबर है, उसकी लास्ट तो हम मैं चाहूंगा और हमारी कोशिश भी होगी, हमारे बहुत सी कोलीग्स की भी, फैकल्टी मेंबर्स की भी, और बाकी के सब लोग अप्लाई करें। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दें कि एकेडमिक रिसर्च में आपका मैं व्यू लेना चाहता हूँ कि ये थ्योरी प्रैक्टिस जो है वो रिसर्च आर्टिकल के हवाले से और रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से, इसमें क्या डिफरेंस है, और हम कैसे इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं रिसर्च एक्टिविटी में अपनी। जी, आई थिंक उसका मैंने पहले भी बताया था, वो अगर आप क्वाड्रेंट्स को देखें ना, तो द डिफरेंस इज बिटवीन क्वाड्रेंट नंबर 2 and 3। जो एकेडमिक रिसर्च में ज्यादा फोकस जो है ना वो फास्टेस्ट क्वाड्रेंट पे होता है, जिसपे वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहते हैं और प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है। ये जो जैसे HEC का लोकल चैलेंज फंड है, इसमें उनका मेन फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है। तो आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें इस चीज पे कि आपने एरिया कौन सा आइडेंटिफाई किया, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है इस वक्त उस पे काम करने की, वो बहुत मैटर करेगा। और सेकंड, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी योर मेथोडोलॉजी। लेट्स से इफ यू से कि हमने वर्क जो है वो जो यहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई काम करना चाहता है या पोल्यूशन को कम करने के ऊपर काम करना चाहता है, तो क्या आप मेथोडोलॉजी कोई ऐसी चीज डेवलप करेंगे इन योर रिसर्च that will be something new and that will be valuable for Pakistan, which is workable in Pakistan, और उससे हमें जो सस्टेनेबल ये जो डेवलपमेंट गोल है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, उसमें हमें हेल्प कैसे मिलेगी, वो कितना वर्केबल है प्रैक्टिकली, वो सोल्यूशन कितना वर्केबल है। यहाँ पे ग्रांट्स के अप्रूवल में ये कि आप उसमें अगर थ्योरी साइड को बहुत डिटेल में आप लेके चलें और उसको अगर एक्सप्लेन करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई इतना ज्यादा वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस या वैल्यू देंगे। अगर उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन करें तो आई थिंक इन प्रपोजल्स को इस वक्त जो भी लोग बना रहे हैं, अब ये देखेंगे पाकिस्तान में वो इशू आपकी स्टडी से रिजॉल्व होने में हेल्प कैसे मिलेगी, किस तरह से आपका जो सोल्यूशन जो दिया हुआ है, और उसके लिए डेफिनेटली आपको पूरी मेथोडोलॉजी बतानी पड़ेगी कि मेथड आप क्या यूज करेंगे। और स्पेशली मेरा ख्याल है बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है अगर आप कोई इंटरवेंशन उसमें
डिजाइन करके बता दें कि हम ये चीज करेंगे इस एरिया में जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे हम ये काम करके देखेंगे उससे कितना फर्क पड़ा, और यही मॉडल अगर दूसरी जगहों पर रेप्लिकेट हो, तो ये इन ग्रांट्स के लिए मेथड जो है ये ज्यादा मैटर करता है। और एकेडमिक रिसर्च और प्रपोजल थीसिस की उसमें थ्योरी पहले आती है और ये एप्लीकेशन थोड़ा सा बाद में। इम्पोर्टेंस तो है लेकिन वो पहला फोकस उसके ऊपर ज्यादा होता है, थ्योरेटिकली आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिकल साइड पे। Because say sir, it means it depends on methodology between two sides. मेरा ख्याल That's है very good, sir. Thank you. इस प्रपोजल में मेथोडोलॉजी पे आप ज्यादा फोकस करें। Thank you, sir. Thank you. So nice of you. जी शहजाद कैसर साहब आपका क्वेश्चन, नहीं प्लीज वन बाय वन पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो हैंड रेज अगर आप करें ना सीक्वेंस में वो जरा बेहतर रहता है। जी प्लीज शहजाद कैसर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव, चूंकि मैं अभी नया हूँ तो मुझे जारी बात है कि ये चीजें जो हैं रियली हमें बहुत पहले जाननी चाहिए थी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक इंटरनेशनल मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, चूंकि मैं हिस्टोरियन हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा डाटा है, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिस तरह से जाया हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जो कि बाहर से तो मुझे नजर आ रहा है कि जो एक आपको ज़ाहिर गुडी गुडी चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन मुझे गाइडलाइन ये चाहिए कि चूंकि मैं किसी यूनिवर्सिटी की परमानेंट फैकल्टी में नहीं हूँ अभी, लास्ट ईयर मैंने पीएचडी की है, अभी मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैंने बाहर से प्रोजेक्ट लेना है तो मुझे एचईसी के साथ जाना होगा, यूनिवर्सिटी के रेफरेंस चाहिए होगा, या मैं किस तरह से लाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी तो ना तो मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना मेरा कोई ऑफिस है, बट मेरे पास जो है प्रपोजल है और वहां पे एक्सेप्टेबल भी है, बट हाउ टू डू दैट, थोड़ा सा गाइड करेंगे सर, आपका तो मुझसे काफी ज्यादा तजुर्बा है। एचईसी में तो खैर कोई मुझे तरीका नहीं समझ आता, कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या इस तरह कोई वो लेते हैं, वो तो जो भी प्रपोजल मांगते हैं उसमें लिखा होता है कि फैकल्टी मेंबर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है वहां तो वो रिक्वायर्ड होगा। इंटरनेशनल जो आपका है उसमें फिर आप जो हिस्ट्री का से रिलेटेड जो थोड़ा सा सर्च अगर करें, इंटरनेशनल कौन कौन से बड़े इदारे हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, वहां पे फिर आप जो है ना रादर देन प्रपोजल, जो मैंने कहा था ना, इंटेंट जो एक आप अपना बना के एक टॉपिक वो वहां सबमिट कर दें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो वाकई बहुत वैल्यूएबल हो तो उसे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है हिस्ट्री इज वन ऑफ द एरियाज जिसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत भी है, और उसके लिए आप आई होप आपने फिलोसफीज पढ़ी होंगी। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो अप्रोच है उसमें जो एक बड़ा चैलेंज उन्होंने जिस फील्ड में सबसे ज्यादा रखा है वो हिस्ट्री को ही रखा है, कि हिस्ट्री जिस तरह से लिखी गई अभी तक और जो अप्रोचेस यूज हुई हैं नॉर्मल साइंटिफिक वे में भी, उससे ऑथेंटिक हिस्ट्री हम तक नहीं पहुंची किसी भी डोमेन की। आप कहें वो चाहे अगर पाकिस्तान की हम बात करें, वो नेशनल लेवल की हिस्ट्री कह लें, रिलीजन के हवाले से आप बात कर लें, इस्लामिक हिस्ट्री की भी, तो उसमें वो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच यूज करके एक अनबायस्ड चीजों को रिपोर्ट करना, वो कुछ लोग इसमें काम कर भी रहे हैं। आप उनकी अगर पेपर बुक्स भी लोगों ने लिखी हैं, आई होप कि आपको नाम उन हिस्टोरियंस के पता ही होंगे, तो उस डोमेन में तो काम करना मुझे लगता है काफी वैल्यूएबल है। लेकिन उसके लिए आपको कोई इंटरनेशनल फिर ऐसे इदारे देखने पड़ेंगे जो हिस्ट्री में ऐसी स्टडीज पब्लिश करते हैं, और उनके साथ आप फिर अपना एक प्रपोज एक बना के कि मैं इस एरिया में इस तरह से काम करना चाह रहा हूँ, मे बी वहां से आपको कोई हेल्प मिल जाए। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फंडिंग वगैरह कोई प्राइवेट कोई ऐसी एजेंसी या कोई भी नहीं देता। एचईसी जो देता है वो सिर्फ उसमें आपको फैकल्टी मेंबर होना मेरा ख्याल है मैंडेटरी है, या किसी प्रोजेक्ट कोई और इनिशिएट करे तो फैकल्टी मेंबर आप उसके साथ अगर उसमें हेल्प करें तो वो शायद वो एक्सेप्टेबल हो, अदरवाइज आई थिंक इंडिपेंडेंटली आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डॉक्टर हुमैरा शहबाज, प्लीज गो अहेड। माइक प्लीज अनम्यूट कर लें, फिर क्वेश्चन, अभी आवाज नहीं आ रही। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंटेशन का। मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, मैंने कोई ग्रांट विन तो नहीं की, लेकिन एचईसी की एनआरपीयू का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने प्रपोजल जरूर सबमिट करवाया था, तो आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। उसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली, और यूनिवर्सिटी के भी जो लोग हैं उन्होंने उसको हेल्प आउट किया उसको प्रपोजल को तैयार करने में।
इट्स बीन 6 month नाउ, जाहिर है कुछ लोगों को वो मिल गया, लेकिन जिन लोगों को रिजेक्ट हो जाता है, डू दे लाइक कॉल देम फॉर डिफेंस और दे सेंड बैक देयर कमेंट्स कि इसमें क्या इश्यूज थे, ताकि आपको फर्दर पता चल सके कि आपके प्रपोजल के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो भी एक लर्निंग है कि अच्छा हाँ, इस किस्म का चैलेंज है प्रपोजल राइटिंग में या उसकी कॉन्सेप्ट में या शायद टॉपिक में। हम लैंग्वेज और लिटरेचर की फील्ड के लोग हैं, आपने नमल की फैकल्टी को एड्रेस कर रहे हैं और नमल इज़ फॉर लैंग्वेजेस, तो या आप हमें गाइड कर सकें कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए एसडीजीज की कौन सी फील्ड है। एजुकेशन ही फौरी नज़र आती है कि हाँ शायद कोई हम एजुकेशन की फील्ड को हिट कर सकें, कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा टॉपिक बना सकें, उस तरफ आप हमें अगर गाइड कर सकें प्लीज। जी जी बिल्कुल। एक तो जो पहला वो क्वेश्चन था, अनफॉर्चुनेटली एचईसी कम ही बताता है किसी को, कि जिनकी एक्सेप्ट होती है उन्हें भी काफी देर से ही पता चलता है। रिजेक्शन का तो खैर मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक कभी इंफॉर्मेशन मैंने देखी हो कि ऐसी मिलती है। और लैंग्वेजेस के लिए आप थोड़ा सा इसे गूगल अगर करें ना, एसडीजीज जो है यूएन के 17, वो पूरी लिस्ट है। जी मैंने देखी है। एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लैंग्वेजेस में अगर आप लेट्स से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और लैंग्वेज उस हवाले से कैसे इसका करिकुलम हम कोई इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक लैंग्वेज की बात करूं, आप अरेबिक में भी डेफिनेटली काम हो सकता है, चाइनीज में। आई एम फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट। उसको भी मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली रिलेट करें और थोड़ा सा जो मैं जहाँ तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी पर्शियन की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है पर्शियन से जब से हमने अपनी जो जनरेशन उसे अलग किया तो हम अपनी हिस्ट्री से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी सारी हिस्ट्री तकरीबन खासतौर पे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक पर्शियन के साथ भी है। पोइट्री जितनी सारी है, इकबाल को समझने के लिए कितना जरूरी है पर्शियन को समझना, तो इनमें से कोई भी आप आई थिंक आप एजुकेशन में सिर्फ दैट कैन बी अ वेरी वेरिएबल एरिया के प्रपोजल इस हवाले से कि जो पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है उन्हें अल्लामा इकबाल का मैसेज, खैर अब तो उर्दू भी बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन वो तो 50% मैसेज तो हम तक पहुंचा ही नहीं। जिन्हें पर्शियन समझ नहीं आती वो हम पोएट्री देखते तो रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आई हैव एन आइडिया, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड इकबाल स्टडीज है, पीएचडी मेरा उसमें है, और एक प्रपोजल है मेरे जहन में। अभी तो जाहिर बात है टाइम भी शॉर्ट है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे ईमेल के थ्रू डिस्कस कर सकूं और आप उसमें गाइड कर सकें। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है अगर आप इसमें एक पूरा एक प्लान अगर दे देना कि एक उसमें, क्योंकि ये 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें आप एक सॉर्ट ऑफ पूरा एक इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड पाकिस्तान के स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज लेके वहाँ पे फॉर लेट से 2 और 3 मंथ्स एक कोर्स कोई रन करें। आप नमल से ही उसे स्टार्ट कर सकते हैं या बाकी और जगहों पे भी, जिसमें लोगों को बेसिक पर्शियन पढ़ाने के बाद जो पोइट्री या इकबाल की वो पढ़ाने के बाद किस हद तक उन्हें उसका उनका मैसेज समझ आया और क्या उससे फर्क पड़ा। तो ये अल्टीमेटली हमारे करिकुलम डिजाइन के अंदर ये चीज फाइनली किसी स्टेज पे ये ऐड हो सकती है। तो उस डोमेन में आई थिंक बहुत वैल्यूएबल, मैंने जी उसको काफी हद तक डेवलप किया है अपने आइडिया को। आई वुड मेल यू, आप उस पर प्लीज जरूर फीडबैक दीजिएगा अगर उसको रिफाइन कर सकें हम फर्दर। प्लीज आप मुझे भेज दें। जो ऑल्दो फील्ड ये जरा डिफरेंट है लेकिन स्टिल, क्योंकि मैं एचआरडी में इंटरवेंशंस पे काफी मैंने काम किया हुआ है, तो ये इंटरवेंशंस के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें आप पूरा एक करिकुलम बना के, और आप ये कह सकते हैं कि अगर लेट से हम स्कूल में जाने वाले इस एज के बच्चों को अगर इतने टाइम तक अगर हम पर्शियन एक कोर्स ऐड करके उन्हें पढ़ाएं, तो उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमारा नेशनल एक कॉज है कि बच्चों को जो है ना वो अल्लामा इकबाल का मैसेज फुली समझ आए। अभी जो चैलेंज जो है ना, अगर आपने डॉक्टर डॉक्टर सैयद अरफा ज़हर है उनके लेक्चर सुने, अभी तो मसला उर्दू भी समझना बना हुआ है कि उर्दू में मैसेज अगर नहीं पहुंच रहा तो पर्शियन तो बात की बात है। लेकिन ये एक नेशनल लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि अगर इतनी पर्शियन लोगों को समझ आ जाए कि वो इकबाल की पोइट्री को फुली अंडरस्टैंड कर सके, तो आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी वैल्यूएबल प्रपोजल, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव नेशनल लेवल का और एजुकेशन को अगर आप उसके साथ इंटीग्रेट करें, आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यूएबल प्रपोजल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
शुक्रिया। जी हारून बलोच साहब प्लीज आपका क्वेश्चन। Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. And I must appreciate the way you have conducted this webinar. I really appreciate because it was really worth listening you, especially from the perspective of academia. I'm also very happy that you also briefly touch upon the big data perspective and something that is that pertains to my interest because I have been involved in big data exploration. Especially I'm using a tool that is a very sophisticated tool backed by artificial intelligence and how to scraping the big data for your interest, especially the domain where I'm working. Especially I'm using this tool for exploring that what is hate speech in Pakistan, especially from the perspective of religion, from the perspective of ethnicity, gender, and political hate speech. So I would specifically want to ask a question. It's something that relates to the challenges that I'm facing while using this tool. The challenge specifically is that when I apply this tool for scraping data on social media, especially on Twitter and Facebook, so there is a challenge that I'm facing is that there are a lot of fake profiles available, and they are involved in inciting hateful content that is actually becoming cause of on-ground violence. I mean, in the society specifically. I mean, I would love to mention the study that I've recently conducted for USAID project, and that where I found that people who were using hate speech on social media, it had a lot of offline implications, but a lot of people, they were using fake profiles, or either they were sitting behind bots. So when we have to interpret these findings, how we can overcome this challenge, because either they are anonymous accounts or they are fake accounts. So I mean, this brings a lot of I would say noise in your data. So how we can, like, definitely we cannot ignore this noise, because it's basically contributing to the issue. So I mean, I was interested to listen specifically on this. Thank you very much. I think very interesting topic and area, क्योंकि this area also fascinates me. इस वक्त मैं एक दो लोग जो उनके साथ I'm trying to understand, मेरा ये फील्ड नहीं है as such, लेकिन अभी हमने recently अपने वहाँ पे NUML इंस्टीट्यूट में पूरा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा कंप्लीट हमने वो लॉन्च किया, और उस पर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं. सो वहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स दे आर वर्किंग इन दिस एरिया. सो आई एम उनके साथ आई एम इन टच के उसे हम कैसे मुख्तलिफ डोमेन्स में लेके चल सकते हैं. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिसकी बहुत ज्यादा आई थिंक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त हम देखें तो सोशल इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं. दैट इज विद रेफरेंस टू हेट स्पीच. नाउ आपने आई थिंक खुद ही काफी हद तक आंसर दे दिया कि दिस इज बेसिकली द नॉइज इन योर डेटा, जो जिसे हम कहते हैं ना कि डेटा की प्योरिटी को अफेक्ट करता है. तो इसमें as per my understanding, when you're doing this study or research, at least I think there must be some criteria. I don't know Facebook या बाकी accounts में ये identify किस हद तक किया जा सकता है कि this account is fake और genuine. Although हम अगर खुद उसे देखें तो अंदाजा हो जाता है, उसकी प्रोफाइल देखने के बाद, चीजों को देखने के बाद अंदाजा हो जाता है कि ये कोई जो है ना फेक ही कोई इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है. लेकिन इसके लिए फिर आई थिंक जब आप डेटा कोई भी कोड लिख के या प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो यू शुड ट्राई टू बाइफरकेट बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स के दिस इज द डेटा व्हिच we feel is being generated by some real accounts, this is through some fake accounts, and this can have I think real good implications as well. कि इस वक्त जो
वायलेंस हो रही है उसमें ये फेक अकाउंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं. अल्टीमेटली इट कैन हैव डेफिनेटली पॉलिसी implication because if there are few studies which can establish this thing that so many fake accounts they are doing this thing, so this can be taken up I think with Facebook company or even Twitter या इन company से भी वो ultimately मैटर लेके जाया जा सकता है कि इन अकाउंट्स को वो आइडेंटिफाई. इफ समवन सिटिंग इन पाकिस्तान कैन आइडेंटिफाई दीज अकाउंट्स, ये कैसे हो सकता है कि वो खुद ना आइडेंटिफाई कर सके. तो आइदर इट इज अ स्ट्रेटजी और पॉलिसी थ्रू व्हिच दे आर अलाउइंग दीज अकाउंट्स के वो ऐसी चीजों को प्रोपेगेट करते रहे. लेकिन कम से कम थ्रू योर रिसर्च यू कैन हाईलाइट दिस थिंग. और ऑलरेडी फेसबुक का तो बहुत ज्यादा एथिक्स के रेफरेंस से चीजें जो वो चैलेंज हो रही हैं. तो इफ यू कैन कंडक्ट अ गुड स्टडी यू कैन पब्लिश इट इन गुड जर्नल्स ऑफ एथिक्स. आईटी से रिलेटेड जो उनके अंदर आप उसे यू कैन पब्लिश देम और उससे एटलीस्ट यू कैन पॉइंट व्हाट्स हैपनिंग देयर और उससे क्या उसके आउटकम्स आ सकते हैं. मेरा ख्याल है इतना तो कम से कम कंट्रीब्यूशन हो सकता है. If you can simply identify के out of total Facebook accounts so many percentage जो hate speech में जो involve हैं, इतने percent accounts they are promoting hate speech but all are fake accounts. So it means के some body based on some agenda they are using this thing और वो हमारे लोगों को especially जो youth है उन्हें misguide कर रहे हैं. तो कम से कम आप उस पर एनालिसिस करके अगर आपके पास एक ये जो टेक्निक्स हैं बिग डेटा की यूज करके अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करके पब्लिश भी कर दें तो आई थिंक बीइंग अ रिसर्चर दैट कैन बी अ बिग कंट्रीब्यूशन. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. जी अच्छा जी डॉक्टर नईम मजहर साहब जी, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक. डॉक्टर नईम मजहर. जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपसे मैं बहुत कुछ सीखने को मिला. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपने ताना से भी और आपके हवाले से ही मैं चाहता हूँ कि ज़बान व अदब के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक उर्दू ज़ुबान से है, तो ज़बान व अदब के लिए मेरा ख्याल है कि हेलो जी आपकी आवाज बीच में कट रही है. मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का फॉर्म जो है ज़बान व अदब के लिए मेरा ख्याल है ज़बान व अदब के लिए इस तरह का फॉर्म है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि हमारी तहकीकी हवाले से देखा जाए आपकी आवाज सर दरमियान में कट रही है. होती हैं, वो डिफरेंस होती हैं. जी बिजनेस वगैरह इसको मेरा ख्याल अलग से देखा जाए. जी जी बिल्कुल. एक बात तो ये. दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप फरमा रहे थे कि कोई भी जर्नल है उसको इंडेक्सिंग के लिए हमें उर्दू वालों को ये सबसे बड़ा मसला पेश आता है कि हमें कोई भी कबूल नहीं करता, खासकर इंटरनेशनली सतह पे. अब स्कूपस की आप बात कर रहे थे, तो स्कूपस में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जनाब आप तो उर्दू जुबान वाले हैं, आप अपना रोमन में लिख के हमें दें. अगर हम रोमन में 4 या 5 लाइनें लिख के उनको भेज देते हैं एब्स्ट्रैक्ट की टाइप पे, तो दूसरा आर्टिकल सारा जो है वो रोमन में लिखेंगे तो क्या जो स्कॉलर्स है या कारी जो है तो उसको क्या वो समझ पाएगा रोमन में सारा, अगर हम उनको लिख के दे देते हैं तो इसलिए प्लीज हमें कोई मेरी दरखास्त है कोई हमें बता देंगे किसको हम अप्रोच करें इंटरनेशनली सतह पे. सिर्फ MLA है जिसके साथ हमारा पर्चा जो है ये शुमारा जो है पर्चा जो है दरियाफ्त उसके साथ इंडेक्सिंग है, ठीक है ना जी. यहाँ लोकली हम ठीक हैं, इंटरनेशनली सतह पे क्योंकि HEC जो है वो कहती है जी रैंकिंग में इंटरनेशनली होना चाहिए, तो उसके लिए मेरी दरखास्त है प्लीज. ये तो खैर HEC मेरा ख्याल है बेहतर बता सकता है. इंटरनेशनल इंडेक्सिंग आप जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है ना उन्हें अगर सिर्फ सर्च करें MLA तो एक है ना, उसके अलावा डेफिनेटली जो ऐसी जरूर इंडेक्सिंग होगी जो सिर्फ लैंग्वेजेस के जर्नल्स को करते हैं. आपको क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इंटरनेशनल उस तरह से इंडेक्सिंग हो नहीं सकती. इंडेक्सिंग इंटरनेशनल के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसकी ऑडियंस इंटरनेशनली अवेलेबल है कि नहीं. आपका क्योंकि एक
वो लोकल कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों पे ये जुबान समझी जाती है। तो मेरा तो ख्याल है कि आपके जो जर्नल्स हैं, अगर लैंग्वेजेस की जो इंडेक्सिंग इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेबल हैं उनमें अगर आप ये करवा लें तो दैट शुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू क्वालिटी। ये अब एचईसी को इस पे बहरहाल डिसीजन करना चाहिए कि इन लैंग्वेजेस जो लोकल हमारी इस लोकल पाकिस्तान की भी लैंग्वेजेस हैं, उनके भी जर्नल्स हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और डेफिनेटली दूसरा जो है ये है कि रिसर्च के पर्सपेक्टिव में ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि है ही लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी, तो इन्हें डेफिनेटली इसके एक्सपर्ट्स को अलग, मेरी तो डोमेन क्योंकि प्योरली मैनेजमेंट साइंस और उसमें मैंने कोशिश की है कुछ उस चीज़ों को रिलेट करने की, लेकिन आपका जो रिसर्च का जो प्रोसेस या तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है थोड़ा डिफरेंट तरह का होगा। तो इसमें आपके जो ये और एक डिपार्टमेंट है, आई वुड रिकमेंड सजेस्ट देम के ये कोई लैंग्वेजेस के जो एक्सपर्ट्स हैं रिसर्च में जिन्होंने बहुत अच्छा काम पाकिस्तान में लोगों को किया हुआ है, उन्हें जरूर इन्वॉल्व करें और वो इसमें अपना कोई आपको बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है गाइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया एवरीवन। आई हैव ट्राइड, टाइम बहुत लिमिटेड था, उसके अंदर जो भी मुमकिन था चीज़ों को बेसिक जो है वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी मैंने अपना ईमेल अभी भी चैट में जो है वो शेयर कर दिया है। कोई भी किसी तरह की कोई इसके अलावा मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ पे बहुत से बैठे हुए हैं उन्हें पता है एक वीकली एक्टिविटी है, मैं मेरा जो रिसर्च से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग एक हॉबी क्या है, और खासतौर पे ये लॉकडाउन में जो डेवलप की पिछले 6-7 महीने में, एक मैंने फोरम रिसर्च बैठक के नाम से बनाया हुआ है। उसमें पूरी दुनिया से तकरीबन अब तो लोग हर हफ्ते, ऑल दो उसका फोकस मैनेजमेंट साइंस ज्यादा है, ये थोड़ा सा लिमिटेशन है मेरी फील्ड हुई है। हर सैटरडे को भी, कल परसों भी हमने इंडिया से एक स्पीकर को बुलाया हुआ था और उनका लेक्चर था। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो भी जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड है ज्वाइन करें। हर सैटरडे को तकरीबन 3 to 6 हमारी एक्टिविटी वो होती है, 3 घंटे का वेबिनार मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रिसर्च के। मार्च से हम रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर लास्ट 5-6 मंथ्स हम जो है वो रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो भी अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहें मुझे ईमेल करें, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, उस ग्रुप का पार्ट बन जाएं। आगे जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें आप ऑटोमेटिकली उसमें जो भी हैं वो इनरोल हो सकते हैं। तो with that I'm really grateful all the participants, आप लोगों ने for your patient listening for around 2.5 hours, तकरीबन 2-2.25 घंटे तक हमने सुना। और एक के डिपार्टमेंट का आपका स्पेशली आई एम थैंकफुल, एंड स्पेशली जो यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट भी हैं जवेरिया हसन, उन्होंने मुझे इनिशियली रिक्वेस्ट किया था ये सेशन करने के लिए, फिर बाद में और एक वालों ने भी कांटेक्ट किया। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू मच सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।